पर के नीचे खड़े होकर खुद को गीला किया और मुस्कुराकर विक्रांत की ओर देखा। विक्रांत ने उसे सिर से पैर तक देखा। भीगी हुई अंशा की सिल्की चादर उसके शरीर से चिपक गई थी। गीले बालों से टपकते बूंदें उसके गालों से नीचे गले की ओर बह रही थीं। तुम इतनी जिद्दी क्यों हो, हाँ? विक्रांत का गुस्सा अब धुंध की तरह पिघलने लगा था। क्योंकि मुझे मेरी जिद प्यारी है और मेरी जिद आप हो। अंशा ने शावर के नीचे से उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा। विक्रांत का हाथ उसकी कमर पर गया और उसने धीरे से उसे अपनी ओर खींचा। पानी की धार उनके बीच बह रही थी, लेकिन उस पल में सिर्फ एक एहसास था, करीबी। तुम जानती हो, तुम्हारी ये मासूम हरकतें मुझे पागल कर देती हैं, विक्रांत ने धीमे से कहा। तो पागल बन जाइए ना, मुझे वैसे ही पसंद हैं आप, गुस्सैल, ऑब्सेसिव और पूरे के पूरे मेरे। वो हंस पड़ी और विक्रांत ने उसके होंठों पर एक सख्त और तीव्र किस कर दिया। पानी दोनों के चारों ओर गिरता रहा, लेकिन उनके बीच गर्मी बढ़ती जा रही थी। विक्रांत ने उसे शावर की टाइल वाली दीवार से लगाया और उसकी आंखों में देखा। तुम्हें समझना होगा अंशा, जब बात तुम्हारी आती है तो मैं खुद को नहीं रोक पाता, तो मत रोका कीजिए। अंशा ने आंखें बंद करते हुए उसकी सीने पर सिर रख दिया। मैं आपकी हूँ, पूरी की पूरी। शावर का पानी अब भी बह रहा था, लेकिन कमरे में अब कोई दूरी नहीं बची थी। सिर्फ दो लोग थे, एक नटखट, एक पजेसिव, और दोनों के बीच था प्यार जो किसी एक रूल पर नहीं चलता था। शावर खत्म हुआ तो अंशा ने तौलिया लपेटकर बाहर निकलने की कोशिश की, मगर विक्रांत ने उसे कसकर अपनी बाहों में खींच लिया। किधर चल दी मैडम, अब भी अधूरी हो तुम। अंशा ने शरारत से आंखें घुमाई। ओह, अब आप मुझे ड्रेसिंग रूम की डॉल बनाकर रेडी करेंगे क्या? विक्रांत ने उसे बिना जवाब दिए एक हल्की सी गाल पर किस दी और मुस्कुराकर बाथरूम से बाहर ले गया। कमरे की फ्लोरल खुशबू और हल्का म्यूजिक अब उनकी सुबह को और खास बना रहा था। ड्रेसिंग टेबल के सामने बिठाकर विक्रांत ने ड्रॉर से दवाइयां निकाली। पहले ये खाओ, उसने गोलियां उसके मुंह की तरफ बढ़ाई। पता है ना, मैंने तुम्हें कल रात बहुत थका दिया था। अंशा ने गोलियां खा ली, लेकिन आंखों में नटखट चमक थी, थकावट से ज्यादा। आपका ऑब्सेशन ही भारी था। विक्रांत झुककर उसके कान में फुसफुसाया, और अगली बार और ज्यादा होने वाला है। उसकी बात पर अंशा का चेहरा सुर्ख गुलाब सा लाल हो गया। फिर विक्रांत ने क्लोजेट रूम में गया और अलमारी खोली और अंशा के एक हल्की ब्लू डेनिम जीन्स और व्हाइट टॉप निकाला और खुद ब्लैक बिजनेस सूट पहनकर रेडी हो गया। विक्रांत अंशा के पकड़ लेकर आया। आज ये पहनोगी, उसने साफ साफ हुक्म दिया। अंशा ने आंखें तरेरी। अब आप मेरे फैशन चॉइस में भी घुस आए? तुम मेरी हो, तुम्हारी हर चीज मेरी पसंद से चलेगी, विक्रांत ने उसकी कमर पर हाथ रखते हुए कहा। उसने ध्यान से टॉप अंशा को पहनाया, उसकी पीठ के पास आकर चेन ऊपर की और फिर हल्के से बालों को साइड कर दिया। तुम्हारे हर कट, हर फोल्ड पर मेरा हक है, विक्रांत ने उसकी गर्दन पर धीरे से किस किया। अंशा ने हल्की सिसकारी ली। शरीर दुख रहा है हब्बी, अब और डिस्टर्ब मत करिए। डिस्टर्ब नहीं कर रहा, याद दिला रहा हूँ कि तुम सिर्फ मेरी हो। विक्रांत ने फिर से उसकी नजरें पकड़ ली और फिर ड्रॉअर से छोटी सी लाल डिब्बी निकाली। सिंदूर, अब अधूरी लग रही हो। उसने उसके बालों की मांग में सिंदूर भरा और फिर अपनी उंगलियों से बड़े प्यार से उसे फैला दिया। अंशा चुपचाप उसे निहार रही थी। इसके बाद उसने गले में मंगलसूत्र डाल दिया। उंगलियां धीरे धीरे उसकी त्वचा से टकरा रही थी। जब मंगलसूत्र की चेन बंद हुई, अंशा की सांसें थोड़ी तेज हो गईं। अब पूरी लग रही हो मिसेस ओबेरॉय, उसने धीरे से उसके माथे पर किस किया। आपको हर चीज में ओवरडोज क्यों चाहिए, हाँ? अंशा ने उसकी कमर में हाथ डालते हुए पूछा। क्योंकि तुम्हारी लत लगी है मुझे, उसने तुरंत जवाब दिया। फिर अंशा ने मुस्कुराकर आईने में खुद को देखा। मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और ऊपर से आपकी पसंद का टॉप और जीन्स। अब तो मैं बिल्कुल ही आपकी लग रही हूँ। लग नहीं रही हो, विक्रांत ने फिर से उसके कंधे पर होंठ रख दिए। अब उसकी बारी थी। अंशा ने उसे निहारते हुए कहा। उफ, अब मुझे तो फिर से प्यार हो गया। विक्रांत ने अपने शर्ट के बटन लगाते हुए उसकी ओर देखा। किससे? अपने पति से या उसके सूट से? दोनों से, पर ज्यादा आपसे, विक्रांत ने टाई बांधते हुए झुककर कहा। और मैं सिर्फ तुमसे। आज के बाद कहीं बाहर जाने से पहले तुम खुद को मेरी तरह देखकर निकला करो, ताकि किसी और की नजर न लगे। वो खुद को शीशे में देखकर मुस्कुराई। लगता है आज किसी पार्टी में जा रहे हैं हम।
नहीं, पर जब हम साथ बाहर निकलते हैं तो हर जगह पार्टी बन जाती है। उसकी बात पर अंशा ने ताली बजा दी। ओहो, आज तो मिस्टर ओबेरॉय के डायलॉग्स में भी रोमांस खुला है। जब बीवी इतनी प्यारी हो तो डायलॉग भी दिल से निकलते हैं। वो दोनों अब तैयार हो चुके थे। विक्रांत ने फिर से अंशा का हाथ थामा और कहा, चलो अब नीचे चलते हैं, नहीं तो पेप्सी, सैंडी और मैंगो घर में कोई नाई शैतानी कर बैठेंगे। अंशा हंस पड़ी। डर तो इस बात का है कि वो तीनों डाइनिंग टेबल वाला किस्सा पूरे स्टाफ को सुना चुके होंगे। विक्रांत ने उसका हाथ कसकर पकड़ा तो क्या हुआ? दुनिया को पता चलना चाहिए कि विक्रांत ओबेरॉय अपनी बीवी के लिए पागल है। अंशा शरारत से मुस्कुरा दी और दोनों नीचे की ओर चल पड़े। एकदम परफेक्ट कपल जो प्यार में था, थोड़ा पागलपन लिए हुए। वहीं दूसरी तरफ डाइनिंग हॉल में ब्रेकफास्ट की खुशबू और कॉफी के धुएं ने मिलकर माहौल को बिल्कुल रॉयल बना दिया था। बेबीज पहले से ही गार्डन से लौटकर अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे थे। सैंडी अपनी पूंछ हिला हिलाकर टेबल पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। पेप्सी बार बार नैपकिन से खेल रहा था और मैंगो टेबल पर एकदम डैडी जैसे रॉब में बैठा था, मानो ब्रेकफास्ट मीटिंग में आया हो। तभी लिफ्ट का दरवाजा धीरे से खुला। विक्रांत काले बिजनेस सूट में जैसे किसी मैगजीन के फ्रंट कवर से उतर कर आया हो और उसके पीछे अंशा सफेद टॉप और हल्की ब्लू जीन्स में, सिंदूर की हल्की लकीर, गले में मंगलसूत्र और चेहरे पर वो शर्म भरी मुस्कान। पर हाँ, चलने का अंदाज थोड़ा लड़खड़ाता हुआ। सैंडी ने वो चाल देखी और आंखें चौड़ी कर दी, फिर फुसफुसाई, ओह माय गॉड, मम्मा तो आज पूरी आई वॉक थ्रू ए स्टॉर्म मोड में है। पेप्सी ने कान फड़फड़ाते हुए कहा, ये वही स्टॉर्म है ना जो कल रात डाइनिंग टेबल पर आया था? मैंगो ने सिर घुमाकर कहा, और जिसने टेबल को हिला दिया था सबके सामने। तीनों मिलकर खिलखिला उठे। विक्रांत अपनी कुर्सी पर बैठ गया और इससे पहले कि अंशा अगली कुर्सी पर बैठती, उसने उसे खींचकर अपनी गोद में बैठा लिया। हब्बी, अंशा ने धीमे से फुसफुसाया, बेबीज देख रहे हैं तो देखने दो। विक्रांत बोला, जब इनकी मम्मा को थकाया है अब डैडी की गोद में ही आराम मिलेगा। सैंडी अपनी सीट से उठकर डिज्नी मोड में एक्टिंग करने लगी। उसने एक पांव आगे बढ़ाया, फिर दूसरे को खींचते हुए बोली, आउच, मेरी कमर। पेप्सी ने भी आंखें मटकाई, अरे मम्मा जरा धीरे चलती तो डाइनिंग टेबल को इंटेंसिव केयर यूनिट में ना भेजती। मैंगो ने गंभीर आवाज में कहा, हमारी टेबल ने हमें कल अलविदा कहा, और वो भी एक रोमांटिक बलिदान के साथ। तीनों की बातों पर अंशा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने विक्रांत के कंधे पर सिर टिकाया और क्यूट सी शक्ल बनाकर बोली, देखा आपने आपके बच्चों की बदतमीजियां। विक्रांत ने बड़े स्टाइल से ब्लैक कॉफी का एक एसाइप लिया, कप मेज पर रखा और गहरी रौबदार आवाज में कहा, बेबीज, मम्मा को परेशान मत करो, उन्हें सताने के लिए तुम्हारे डैडी ही काफी हैं। बेबीज तीनों चुप, आंखें बड़ी, और फिर ओहो, डैडी मोड ऑन। पेप्सी ने बटर किचन खाते हुए कहा, अब बच के रहना पड़ेगा। सैंडी ने उछलते हुए कहा, डैडी के डायलॉग्स में आजकल रोमांस और सस्पेंस दोनों है। मैंगो ने आंख मार दी। अंशा हंसते हुए बोल पड़ी, अब देखो, मेरी शादी के बाद मेरा असली कंपटीशन तो ये तीनों निकले। विक्रांत ने मुस्कुराते हुए उसकी ठोड़ी को उंगलियों से ऊपर उठाया, और जीत सिर्फ मेरी होगी, चाहे बेबीज हों या पूरी दुनिया। उसके शब्दों में वो पजेसिवपन था जिससे अंशा का दिल हर बार तेज धड़कता था। उसकी आंखें झुक गईं और वो धीरे से बोली, आप हर बात को इतना इंटेंस क्यों बना देते हैं? क्योंकि तुम मेरी इंटेंसिटी हो। विक्रांत ने फिर उसके माथे पर हल्का सा किस किया। बेबीज अब तक टेबल के चारों तरफ गोल गोल दौड़ रहे थे। सैंडी ने फिर कहा, मम्मा का चेहरा चमक रहा है, ये वही ग्लो है ना जो हम टीवी एड में देखते हैं, प्यार और सिंदूर का नेचुरल फिनिश। पेप्सी ने ताली मारी, हब्बी की क्यूट वाइफी। मैंगो ने बड़े गंभीर लहजे में कहा, हमारा घर अब सिर्फ घर नहीं रहा, ये अब रॉयल रोमांस रिजॉर्ट बन चुका है। अंशा अब हंसी रोक ही नहीं पा रही थी। वो विक्रांत की गोद में बैठी बैठी ही जोर से हंस दी। आपके बच्चों ने तो मुझे लाजवाब कर दिया। डाइनिंग टेबल पर बैठूं या शर्म से नीचे गिर जाऊं? विक्रांत ने उसके कान में फुसफुसाया, डाइनिंग टेबल पर अब बैठना मना है, अगली बार सोफे पर ट्राई करेंगे। हब्बी। अंशा ने उसकी चेस्ट पर हल्के से मुक्का मारा, पर चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई। बेबीज ने देखा और फिर साथ में चिल्ला पड़े, डैडी, नो मोर फर्नीचर सैक्रिफाइसेस, हम चैरिटी में नहीं बैठे हैं। विक्रांत ने उनकी बात समझकर कहा, तुम तीनों बहुत शैतान हो चुके हो, चलो ब्रेकफास्ट करो।
तीनों बेबीज ने अपना ब्रेकफास्ट प्लेट छोड़ दिया और एक साथ बोले, आप मम्मा को खिलाएं। और अंशा, वो अब शर्म से विक्रांत के सीने में छिप गई थी। सुबह की हवा हल्की ठंडी थी, लेकिन उसमें वो नमी भी थी जो रात भर की बारिश के बाद जमीन से उठती है। सड़कें धुली धुली सी लग रही थीं, पेड़ों की पत्तियां नाच रही थीं। BMW शहर की हल्की भीड़ से निकलती हुई कॉलेज की ओर बढ़ रही थी। ड्राइवर आगे चुपचाप अपना काम कर रहा था और पीछे की सीट पर बैठे थे विक्रांत और अंशा, बिल्कुल एक रॉयल कपल की तरह। विक्रांत फोन में डूबा हुआ था। उसकी उंगलियां स्क्रीन पर तेजी से चल रही थी। मेल्स, मीटिंग शेड्यूल, सब कुछ सटीक। लेकिन अंशा, वो बगल में बैठे बैठे बोर हो चुकी थी। ये हब्बी भी ना, डेट पर ले जाने की जगह ये ऑफिस वाला चेहरा लेकर मुझे कॉलेज भेजा जा रहा है। उसने होंठ फुला दिए। वो हल्के से विक्रांत के कंधे पर झुकी। बालों की लट उसके चेहरे को छू रही थी और आंखों में मासूम सी चमक थी। हनीमून पर चलें क्या हब्बी? विक्रांत ने 1 सेकंड को फोन से नजर उठाई, उसे घूरा। वो नजर जिसमें शरारत नहीं, सिर्फ ठंडापन था। हनीमून की याद दिला रही हो या फिर पढ़ाई से बचने का बहाना? अंशा ने उसकी तरफ देखकर दांत दिखा दिए। आपको सब पता होता है ना? जासूसी ऐप है क्या मेरे मोबाइल में? विक्रांत ने फोन साइड में रखा और जैसे ही अंशा को खींचा, वो उसकी कमर में हाथ डालकर उसे थोड़ा और करीब ले आया। अंशा की कमर पर उसकी पकड़ में थोड़ी सी सख्ती थी और उसकी आवाज ठंडी, सधी हुई, सीधी दिल पर वार करने वाली। स्वीट हार्ट, नोट कर रहा हूँ मैं। कॉलेज से तुम्हारी बहुत शिकायतें आ रही हैं। अंशा का चेहरा एकदम ब्लैंक हो गया, जैसे किसी ने उसके सामने बम फोड़ दिया हो। क्या शिकायतें? मेरे बारे में? क्या किया मैंने? उसकी आंखें बड़ी हो गईं। वो सोच में पड़ गई। मैंने लास्ट वीक सिर्फ 1 बार बंक किया था, बस। ओके 2 बार, लेकिन शिकायत कौन कर रहा है मेरी? विक्रांत के चेहरे पर एक धीमी सी मुस्कान आई, जो अक्सर तब आती थी जब उसे किसी की बेचैनी से मजा आ रहा हो। नाम जानना है? विक्रांत ने सीधा पूछा। हाँ। अंशा ने जोश में सिर हिलाया। तो भूल जाओ। विक्रांत ने इतना कहकर उसे सीधा अपनी गोद में बिठा लिया। हब्बी। अंशा थोड़ा चौंकी, लेकिन मुस्कान रोक नहीं पाई। अब आप इस गोद गेम का तो ज्यादा ही इस्तेमाल करने लगे हैं। गोद में ही सच्चाई मिलती है। उसने धीरे से उसके बाल पीछे किए और कान के पास फुसफुसाया। कॉलेज के बाद सीधे ओबेरॉय इंडस्ट्री ज्वाइन करनी है, यह मत भूलना। कार अब रेड लाइट पर थी। बाहर ऑन्टो वाला हॉर्न मार रहा था। एक बच्चा स्कूल यूनिफॉर्म में जलेबी खा रहा था और एक स्कूटी वाली लड़की लिपस्टिक लगा रही थी। पर इन दोनों की दुनिया अलग थी। इस काले शीशों के अंदर सिर्फ अंशा और विक्रांत थे। एक कॉम्प्लिकेटेड सी प्यार और पजेसिवनेस से भरी दुनिया। मैं ओबेरॉय इंडस्ट्री नहीं ज्वाइन करने वाली। अंशा ने मुंह टेढ़ा किया। मैं अपना रेस्टोरेंट खोलूंगी, मिसेस ओबेरॉयज किचन। स्पेशल होंगे पाउट पराठा और डिमांडिंग दलिया। विक्रांत ने उसकी बात सुनकर अपनी आंखें तिरछी की। डिमांडिंग क्या होता है? वो जो आपके जैसा हो, मूडी, हाई क्लास और टफ टू हैंडल। अंशा हंस रही थी और उसकी हंसी जैसे किसी पुराने गाने का प्यारा सा ट्यून। विक्रांत ने अब उसके चेहरे को अपने हाथों से पकड़कर उसे ध्यान से देखा। उसकी आंखों में खेलती शरारत, होठों पर नमी और गालों पर वो गुलाबीपन जो बिना मेकअप के भी चमक रहा था। तुम्हें पता है तुम्हारी सबसे खतरनाक बात क्या है? विक्रांत ने धीरे से पूछा। क्या? अंशा ने आंखें मटकाईं। तुम खुद नहीं जानती तुम कितनी जानलेवा हो। कहते हुए विक्रांत आगे झुका और उसके होठों को चूम लिया। एक धीमा पर तीव्र एहसास, जैसे कोई मीठी बिजली अंशा के होठों से उतरकर पूरे बदन में दौड़ गई हो। कार में ऐसी की ठंडक थी, लेकिन उनके बीच का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा था। अंशा ने अपनी उंगलियां विक्रांत की शर्ट के कॉलर में फंसा दी। आपको हमेशा यही टाइम सही लगता है किस करने का, जब तुम सामने होती हो। तो टाइम की परवाह नहीं होती, विक्रांत ने आंखों में देखकर कहा। लाइट हरी हो गई थी। कार फिर से चलने लगी, लेकिन उनके बीच जो पल ठहरा था वो अब भी जिंदा था। अब अंशा विक्रांत के सीने से टिककर बैठ गई थी, जैसे उसकी पूरी दुनिया वहीं सिमट आई हो। विक्रांत सर, अगर मुझे कभी कॉलेज से निकाल दिया गया ना, तो आपकी वजह से होगा। और अगर तुम्हें कभी ज्यादा प्यार से पिघला दिया गया, तो भी मेरी वजह से ही होगा। उसकी बात पर अंशा ने आंखें बंद कर लीं और मुस्कुरा दी, जैसे उसने ये कह दिया हो कि उसे मंजूर है वो हर सजा जो इस आदमी की बाहों में मिलती है। बाहर दुनिया तेजी से गुजर रही थी। ऑफिस जाते लोग, स्कूल जाती बसें, भागती गाड़ियां।
लेकिन कार के अंदर वक्त थोड़ी देर के लिए थम गया था। थोड़ी देर बाद अंशा ने अपनी पलकों के पीछे से उसे देखा और धीरे से बोली, तो हनीमून का क्या, ले जा रहे हो या फिर इस बार भी टेबल तोड़कर ही सेलिब्रेट होगा? विक्रांत ने एक लंबी सांस ली, मुस्कुराया और बस इतना कहा, हनीमून तो होगा लेकिन इस बार लोकेशन सीक्रेट है और फर्नीचर फ्रेंडली भी। अंशा फिर खिलखिला उठी और कार प्यार की गंध लिए कॉलेज की ओर बढ़ती गई। कुछ देर बाद कार रुकती है कॉलेज के गेट पर। सुबह की चहल पहल अपने चरम पर थी। कुछ स्टूडेंट्स लेट हो जाने के डर से भागते हुए अंदर जा रहे थे, कुछ ग्रुप में खड़े होकर आज की गॉसिप में बिजी थे। लेकिन जैसे ही कॉलेज गेट पर वो चमचमाती BMW आकर रुकी, एक पल को सबकी नजर उसी पर टिक गई। ड्राइवर फुर्ती से बाहर आया और आदर से विक्रांत के लिए कार का दरवाजा खोला। ब्लैक बिजनेस सूट, चमचमाती लग्जरी रिस्ट वॉच, आंखों पर काला शेड, वो एकदम बिजनेस वर्ल्ड का राजा लग रहा था। लेकिन उससे भी ज्यादा नजरें तब टिकी जब उसने खुद अपनी तरफ से कार का पिछला दरवाजा खोलकर अंशा का हाथ थामा। अंशा मुस्कुराते हुए बाहर आई। हल्के से लहराते बाल, डेनिम जीन्स और व्हाइट टॉप में वो कॉलेज गर्ल कम सीधा फिल्म की हीरोइन लग रही थी। चारों तरफ कानाफूसी शुरू हो चुकी थी। वो देखो, अंशा फिर अपने हस्बैंड के साथ आई है। काश हम भी इतने लकी होते। हाय भगवान, विक्रांत जी तो आज फिर कमाल लग रहे हैं। लेकिन जहाँ कुछ लड़कियां हाय हाय करती नजरें बिछा रही थीं, वहीं कुछ की आंखों से जलन टपक रही थी। बड़ी बनी फिरती है मिस परफेक्ट। शादी से पहले ही विक्रांत जी के साथ रह रही थी। कैरेक्टर तो देखा उसका। कुछ तो बात होगी इसमें, लेकिन साफ नहीं है ये लड़की। अंशा ने बहुत कोशिश की इन आवाजों को इग्नोर करने की, लेकिन हर बार की तरह दिल में एक हल्की सी चुभन उठी गई। वो जानती थी कि विक्रांत को ये सब सुनना पसंद नहीं। वो नहीं चाहता कि अंशा अपने आसपास के जहरीले लोगों की बातें सुने। वो मुस्कुराते हुए विक्रांत की ओर मुड़ी, जो अब भी उसके हाथ थामे हुए था। एक पल में उसने अंशा को अपनी तरफ खींचा और उसके माथे पर नर्म सी लेकिन सबके सामने बेहद पजेसिव किस रख दी। इतना कि आसपास खड़े हर इंसान के चेहरे का रंग उड़ गया। उस एक छोटी सी हरकत ने उन सारी जहरीली बातों पर ताला लगा दिया। पढ़ाई पर ध्यान दो, लंच टाइम तक क्लास में रहना, मैं ठीक टाइम पर लेने आ जाऊंगा। उसके स्वर में प्यार भी था, अल्टीमेट पजेसिवनेस भी, और वो बिजनेस टोन जो सिर्फ अंशा को ही प्यारा लगता था। अंशा के होंठों पर शरारती मुस्कान फैल गई। वो हल्के से विक्रांत से लिपटी, जैसे कह रही हो, आप ही मेरा गुरूर है, और फुसफुसाते हुए प्यार से बोली, आई लव यू। विक्रांत की आंखों में एक हल्की सी मुस्कान तैर गई, लेकिन वो ज्यादा कुछ कहे बिना मुड़ गया और ड्राइवर के साथ कार की ओर बढ़ गया। वहीं खड़ी लड़कियों का झुंड अब बस मुंह ताक रहा था। ये तो हर बार कुछ ना कुछ ऐसा कर ही जाता है। अंशा तो जैसे उसकी जान है। अबे तू देख तो सही, आज उसके माथे पे किस किया सबके सामने। मैं होती तो सीधा बेहोश हो जाती। हाय, कितना हैंडसम है ना वो। पर उनमें कुछ के चेहरों पर जलन अब भी हावी थी। होगा अमीर, पर उसका टेस्ट जरा टू बोल्ड नहीं है। शादी से पहले साथ रहना, फिर सबके सामने ऐसे, मतलब कुछ तो शर्म होनी चाहिए। लेकिन अंशा के चेहरे पर अब बस सर्टिफिकेशन था। वो जानती थी आज वो फिर से जीत गई है। हर बार जब विक्रांत ऐसे उसके लिए स्टैंड लेता है, उसकी दुनिया एक बार फिर उसके चारों ओर घूमने लगती है। कॉलेज के अंदर कदम रखते ही कुछ फ्रेंड्स ने उसे घेर लिया। गर्ल, तुमने फिर से सबका दिल तोड़ दिया। तेरा हस्बैंड तो हर रोज प्रिंस से भी ऊपर लगता है। मुझे भी बताना, ये प्यार तूने कहाँ से खरीदा? अंशा ने बस आंखों में शरारत भरकर मुस्कुरा दिया और दिल ही दिल में सोचा, ये प्यार नहीं खरीदा जाता, कमाया जाता है। और थोड़ा हक जताकर, थोड़ा प्यार देकर, बहुत सारी नोटियों से। उधर सड़क पर विक्रांत की BMW एक स्मूथ ड्राइव में बदल चुकी थी, लेकिन कार के अंदर उसके होठों पर अब भी वो हल्की मुस्कान बनी हुई थी, जो सिर्फ अंशा के आई लव यू पर आती थी। काइंडलेज। कॉरिडोर में जैसे ही अंशा ने कदम रखा, हर तरफ कानाफूसी और घूरती निगाहों की भीड़ सी लग गई। लेकिन उसके कदम न तो रुके, न ही डगमगाए। विक्रांत की वो सुबह की माथे पर की गई किस आज उसकी सबसे बड़ी शील्ड थी। जैसे ही उसने क्लासरूम के पास पहुंचकर दरवाजा खोला, उसकी बेस्टीज मधु, नीति और मिनी, वो तीनों सीट पर बैठकर उसकी वेट कर रही थी। मैडम, कॉलेज आई हो या रेड कारपेट पर एंट्री देने? मधु ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा। और वो जो तुम्हारा हस्बैंड है, हाय कितना हॉट था आज, मुझे तो सांस ही अटक गई थी। मिनी ने मजाकिया अंदाज में आंखें मटकाई। सिर्फ हॉट नहीं,
आज तो पजेसिवनेस का भूत सवार था उनके सिर पर, सबके सामने माथे पर किस। मतलब तूने कॉलेज की लड़कियों का झलका कोयला बना दिया। नीति ने चुटकी ली। अंशा खिलखिलाकर हंसी। अच्छा हुआ, थोड़ा जलना चाहिए इन लड़कियों को जो पीठ पीछे बकवास करती हैं। तूने सुना क्या? कुछ लड़कियां कह रही थीं कि तू कैरेक्टरलेस है, विक्रांत जी के साथ शादी से पहले लिव इन में रहती थी और ब्ला ब्ला ब्ला। मधु ने धीरे से कहा। उसके चेहरे पर मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। वो जानती थी कि कॉलेज की कुछ लड़कियां उससे नफरत करती हैं, लेकिन बातें इतनी घटिया होंगी ये उम्मीद नहीं थी। मुझे फर्क नहीं पड़ता यार, मुझे पता है मैं क्या हूँ और मेरा रिश्ता कैसा है, उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। तभी पीछे से एक तीखी आवाज गूंजी। अरे वाह, हमारी कॉलेज की क्वीन आ गई। अब क्लास में कोई और चमक तो दिखेगी नहीं जब तक ये मैडम ना आए। अंशा ने मुड़कर देखा। मेघा, जो कॉलेज की सबसे ईर्ष्यालु लड़की थी, अपनी गैंग के साथ खड़ी थी। उसके चेहरे पर तंज और आंखों में जलन साफ झलक रही थी। तुम्हें कुछ चाहिए? अंशा ने शांति से जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज में वो शाही ठंडापन था जो विक्रांत से आता था। बस ये बताना था कि कॉलेज कोई ओबेरॉय फैशन वॉक नहीं है जहाँ रोज BMW से एंट्री हो। और तुम्हारा जो शो ओनफ है ना, उससे तुम्हारा स्टेटस नहीं बढ़ता, कैरेक्टर नहीं बदलता। पूरी क्लास अब शांत हो गई थी। लड़कियां, लड़के, प्रोफेसर तक सब इस टकराव को देख रहे थे। अंशा ने एक गहरी सांस ली। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और सीधे मेघा के सामने जाकर खड़ी हो गई। तुम्हें मेरी लाइफस्टाइल से प्रॉब्लम है या इस बात से कि मैंने वो पा लिया जो तुम सपने में भी नहीं सोच सकती? तुम जैसी लड़कियां दूसरों के कैरेक्टर पर सवाल उठाकर अपनी खुद की गंदगी छुपाती हैं, लेकिन अफसोस तुम्हारे जैसे लोग मेरी दुनिया को छू भी नहीं सकते। मेघा का चेहरा लाल हो गया, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। अंशा पलटी और अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। क्लास में फिर से बुदबुदाहट शुरू हो चुकी थी, लेकिन अब माहौल पूरी तरह से पलट चुका था। लंच ब्रेक में कैंटीन की एक खाली टेबल पर बैठकर अंशा चुपचाप अपनी कॉफी में चम्मच घुमा रही थी। तू ठीक है? मधु ने धीरे से उसका हाथ पकड़ते हुए पूछा। हाँ, मुझे क्या हुआ है? अपने बाइंडीगार्ड से बोलकर उस चुड़ैल मेघा की हड्डी तुड़वा सकती हूँ। वो तो हब्बी से डांट पड़ेगी, इसलिए उस चुड़ैल को छोड़ दिया। नीति ने उसे हक किया। तेरे पास जो है वो सबको चाहिए, लेकिन तेरे जैसा दिल नहीं है सबके पास। अंशा की आंखों में चमक तैर गई, होंठों पर मुस्कान लौट आई। अंशा ने गहरी सांस लेकर अपने बैग से किताब निकाली। चलो अब क्लास में चलते हैं, अंशा मुस्कुराई। और आज रात क्या प्लान है? मिस्टर एंड मिसेज ओबेरॉय का, मिनी ने नोटी तरीके से हंसते हुए कहा। अंशा मिनी को घूरते हुए बोली, थर की लड़की, तू रूक। अंशा मिनी के पीछे भागने लगती है। ओबेरॉय इंडस्ट्री। शाम के 5 बजने वाले थे। सूरज हल्का झुक चुका था, लेकिन ओबेरॉय इंडस्ट्री की बिल्डिंग में अभी भी हलचल थी। शहर के पॉश बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में बनी इस गगनचुंबी इमारत की चमक दूर से ही लोगों का ध्यान खींच लेती थी। कांच की दीवारें, सिक्योरिटी गार्ड्स की सख्त निगरानी और बाहर खड़ी लग्जरी कारों की लाइन, सब कुछ इस बात का इशारा कर रहा था कि यह कोई आम कंपनी नहीं, एशिया की सबसे ताकतवर बिजनेस एम्पायर है। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने मुस्कुराकर अंशा को देखा। गुड इवनिंग मैम, बाइंस ने बताया था आप आ रही हैं। अंशा ने हल्की मुस्कान दी। उसकी मासूमियत और नेचुरल ग्लो ने वहां मौजूद कई लोगों को उसकी ओर खींच लिया। वो रिसेप्शन से पास बनवाकर अंदर की ओर बढ़ी। हर तरफ काम में डूबे प्रोफेशनल्स थे। कुछ लैपटॉप पर प्रेजेंटेशन बना रहे थे, कुछ फोन पर बातचीत में बिजी थे, तो कुछ छोटे मीटिंग एरिया में किसी क्लाइंट को समझा रहे थे। अंशा ने खुद से सवाल किया, ये क्या सच में मेरा फ्यूचर ऑफिस है? अचानक एक लड़के ने रुककर नम्रता से कहा, मैम, बाइनस ने कहा था कि आपको डायरेक्टर कैबिन तक पहुंचा दूं। प्लीज फॉलो मी। वो सिर हिलाकर उसके पीछे चल दी। रास्ते में दीवारों पर लगी विक्रांत की तस्वीरें और ओबेरॉय इंडस्ट्री के अवार्ड्स उसकी आंखों को चमका रहे थे। एक तरफ बिजनेस आइकन ऑफ द ईयर, दूसरी तरफ यंगेस्ट ग्लोबल टाइकून के खिताब। हर फ्रेम में विक्रांत का वही सधा हुआ कॉन्फिडेंस। आज से पहले अंशा ने इन सब पर ध्यान ही नहीं दिया था। जब वो विक्रांत के कैबिन के सामने पहुंची, दरवाजा खुला था। अंदर विक्रांत लैपटॉप पर कुछ पढ़ रहा था और एक हाथ में पेन घुमाता हुआ वो किसी दूसरी ही दुनिया में खोया था। अंशा को देखकर उसने हल्के से सिर उठाया। फिर उसने ठंडी सांस ली और अंशा की तरफ इशारा किया। आओ बैठो, ये तुम्हारा भी ऑफिस है। अंशा अंदर आई और ध्यान से कैबिन को देखा। बड़ी सी ग्लास विंडो से शहर का नजारा दिख रहा था। कोने में एक छोटा सा गार्डन एरिया था
जिसमें असली पौधे लगे थे। एक अलमारी में फाइलें सजी थीं और दीवार पर एक वर्ल्ड मैप था जिसमें कुछ देशों पर लाल पिन लगे थे, शायद जहां कंपनी की ब्रांचेस थीं। इतना सब देखकर तो मुझे डर लग रहा है। मेरा फ्यूचर रेस्टोरेंट में ही ठीक है, उसने धीरे से बुदबुदाया। विक्रांत मुस्कुराया। तुम्हारा रेस्टोरेंट सपना है, पूरा होगा, लेकिन यहाँ रहकर तुम ये सीखोगी कि बिजनेस कैसे चलाया जाता है। ओबेरॉय नाम सिर्फ पैसा नहीं, जिम्मेदारी है। तभी इंटरकॉम बजा। विक्रांत ने रिसीवर उठाया। मीटिंग रूम सेट करवा दो। मिसेस ओबेरॉय आज से ट्रेनिंग ज्वाइन कर रही हैं। मिसेस ओबेरॉय। अंशा के चेहरे पर शरारती सी मुस्कान फैल गई। अगर मैं कुछ गड़बड़ करूं तो? उसने पलकें झपकाते हुए पूछा। तो सबकी छुट्टी कर दूंगा। विक्रांत ने बिना पलकें झपकाए जवाब दिया। इतने पजेसिव हो आप? बुरी आदत है। अंशा ने अपनी आंखें गोल की। तुम्हारी वजह से लगी है ये आदत। वो झुका और उसके पास आकर फुसफुसाया। सुबह के 6 बज चुके थे। सूरज अभी समंदर के आगोश से पूरी तरह बाहर नहीं आया था। हल्की गुलाबी किरणें आसमान में धीरे धीरे फैल रही थीं। समंदर की लहरें किनारे से टकराकर धीमे धीमे मधुर संगीत जैसा शोर कर रही थीं। ओबेरॉय विला के अंदर कमरे में हल्की हल्की रोशनी छलकने लगी थी और वहीं अपने आलीशान ब्लैंकेट में लिपटी हुई सो रही थी अंशा, अपने तकिए को बाहों में भरकर गहरी नींद में हल्की सी मुस्कान के साथ। तभी कमरे का दरवाजा हल्के से खुला। ब्लैक स्पोर्ट्स जैकेट और ब्लैक ट्रैक पैंट में तैयार विक्रांत चेहरे पर अपनी हमेशा वाली सख्त लेकिन जानलेवा स्माइल लिए कमरे में एंटर हुआ। उसके हाथ में पानी की बोतल और एक छोटा सा फिटनेस ट्रैकर था। स्वीटहार्ट, उसने धीमे से पुकारा। कोई प्रतिक्रिया नहीं। स्वीटहार्ट। अब की बार आवाज थोड़ी तेज थी। तब भी सिर्फ तकिया हिला। अंशा ने नींद में ही तकिया घुमाया और हल्के से कुनमुनाई। प्लीज हब्बी, अभी थोड़ी देर और, प्लीज। विक्रांत ने ठंडी सांस ली, फिर एक झटके से ब्लैंकेट खींच लिया। उठो ट्रेनी ओबेरॉय। उसकी आवाज में वह टोन था जिससे सामने वाला खुद ब खुद सीधे खड़ा हो जाए। ओ गॉड, घर है या मिलिट्री कैंप? अंशा ने आंखें मिचमिचाते हुए कहा। बाल बिखरे हुए थे, चेहरा नींद में सुस्त और प्यारा लग रहा था। आज से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू हो रही है। अब हर सुबह 6 बजे उठकर जॉगिंग होगी, फिटनेस रूटीन और बिजनेस वुमेन बनने की क्लास भी। विक्रांत ने घड़ी की तरफ इशारा किया। मतलब अब मुझे सपनों में भी रनिंग और बिजनेस मीटिंग करनी होगी? अंशा ने उबासी लेते हुए तकिए से मुंह छुपाया। विक्रांत ने उसकी कलाई पकड़ी और उसे सीधा बैठा दिया। चलो 2 मिनट में तैयार हो जाओ, वरना मैं तुम्हें ऐसे ही उठा ले जाऊंगा। उफ, आप ना बिल्कुल सनकी हो हब्बी। उसने बड़बड़ाते हुए आंखें खोली। इतनी सुबह कौन उठता है? सफल लोग। उसका जवाब तैयार था। अंशा ने बच्चों जैसे मुंह बनाया। पर मैं तो सिर्फ आपसे प्यार करने के लिए बनी हूँ। ये ट्रेनिंग वेनिंग क्या है? विक्रांत ने घूरा और वो वहीं पर फ्रीज हो गई। उसके वो तीखे, गहरे, नींद तोड़ देने वाले डैशिंग लुक्स। फिर जैसे उसने हार मान ली। ठीक है, जा रही हूँ फ्रेश होने। अंशा ने झल्लाते हुए बाथरूम की तरफ कदम बढ़ाए, लेकिन जाते जाते मुंह बनाकर बोली, इतना हॉट पति मिला और सुबह 6 बजे उठकर जॉगिंग करनी पड़ रही है। जिंदगी बड़ी बेरहम है। विक्रांत तिरछी मुस्कान मुस्कुराता है। 20 मिनट बाद विक्रांत और अंशा उनके प्राइवेट बीच पर थे। चारों ओर सन्नाटा था, बस समंदर की आवाज, ठंडी हवा की सरसराहट और रेत पर उनके नंगे पांवों की आहट। अंशा ने ब्लैक टैंक टॉप और शॉर्ट्स पहने थे, बाल पीछे बांध रखे थे और आंखों में अब भी थोड़ी नींद बाकी थी। अब दौड़ो, विक्रांत ने कहा, अपनी स्मार्ट वॉच एक्टिव करते हुए। रुको, पहले एक सेल्फी ले लेते हैं ना। अंशा ने मोबाइल निकाला। ये जॉगिंग है, फोटोशूट नहीं। एक तो सुबह उठाया, अब फोटो भी नहीं लेने दे रहे। उसने मोबाइल वापस पॉकेट में डाला और बड़बड़ाई, हस्बैंड नहीं, फौजी अफसर हैं ये। जैसे ही विक्रांत दौड़ने लगा, अंशा हड़बड़ाई और उसके पीछे पीछे भागी। हब्बी रुक जाओ, धीरे भागो। हाई हील्स वाली लड़की हूँ मैं, उसैन बोल्ट नहीं। विक्रांत तिरछी मुस्कान मुस्कुराते हुए धीमे हो गया। अब से तुम्हें सब कुछ सीखना है। दिमाग, दिल और शरीर तीनों फिट चाहिए इस दुनिया को संभालने के लिए। अंशा ने जैसे गंभीरता से कहा, फिर बोली, लेकिन आपको किस बात की ट्रेनिंग चाहिए? विक्रांत ने भौहें उठाई। मुझे? हाँ, रोमांटिक बनने की। थोड़ा फ्लर्ट करो, थोड़ा छेड़ो, थोड़ा चॉकलेट दो। ये क्या हर वक्त डिसिप्लिन? विक्रांत एकदम रुका और उसकी तरफ मुड़ा। ओ रियली? फिर एक झटके से विक्रांत ने अंशा को अपनी बाहों में खींच लिया। अंशा चौंक गई। अरे, बॉडीगार्ड देखेंगे। यहाँ कोई नहीं देख रहा।
और अगर देखे भी तो क्या, मैं अपनी वाइफ को किस नहीं कर सकता? विक्रांत ने उसकी नाक को अपनी नाक से छूते हुए कहा। अगले ही पल समंदर की लहरों की गूंज के बीच विक्रांत ने उसके माथे पर हल्का सा किस किया। अंशा की धड़कनें तेज हो गईं। वो थोड़ी शर्माई और थोड़ी पिघली। अब दौड़ो, विक्रांत ने अचानक छोड़ते हुए कहा। उफ, फिर से। अंशा ने कराहते हुए दौड़ना शुरू किया, लेकिन अब चेहरे पर नींद नहीं, बल्कि शरारती मुस्कान थी। सुबह की हवा में एक नई ताजगी थी। कॉलेज कैंपस, सुबह के 9:15 बजे। कॉलेज की रौनक अपने चरम पर थी। कैंटीन के बाहर भीड़ थी, ग्राउंड में स्टूडेंट्स फुटबॉल खेल रहे थे और क्लासरूम के कॉरिडोर में दोस्त अपनी अपनी गैंग के साथ हंसी मजाक में जुटे थे। इसी बीच डेनिम का जंपसूट सूट पहने, बालों को पोनी में बांधे, हाथ में नोटबुक थामे अंशा कॉलेज गेट से अपने 4 बाइंडी गार्ड के साथ अंदर एंटर हुई। उसके चेहरे पर नींद और थकान की मिली जुली परछाई थी। सुबह सुबह विक्रांत के साथ बीच पर जॉगिंग करके आई थी और अब वो कॉलेज के असाइनमेंट्स और लेक्चर की चिंता में डूबी हुई थी। अरे अंशा, पीछे से आवाज आई। वो पलटी। मधु और नीति तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही थी। तू बच गई आज भी। पता है, मिसेस देसाई का लेक्चर सिर्फ 3 मिनट में शुरू हो रहा है, नीति ने उसे लगभग खींचते हुए कहा। और तू तो वैसे भी भाभी जी बन चुकी है, तो प्रोफेसर कुछ नहीं बोलेगी, मधु ने चुटकी ली। अंशा ने आंखें तरेरी। मत बोलो यार, सुबह से मैं विक्रांत सर के साथ दौड़ दौड़ के थक गई हूँ। उसने ट्रेनिंग शेड्यूल बना दिया है, बोल रहे हैं मुझे फिट और फाइन होना चाहिए। मतलब अब तू सिर्फ उसकी वाइफ नहीं, ओबेरॉय ग्रुप की बॉस भी बनने जा रही है, नीति ने छेड़ा। बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ एक नॉर्मल लड़की हूँ यार, जो सुबह के 6 बजे बीच पर पसीना बहा चुकी है और अब क्लास में आंखें खुली रखने की कोशिश कर रही है। वे तीनों हंस पड़ी, लेकिन जैसे ही वे क्लासरूम की तरफ बढ़ीं, कॉरिडोर में खड़ी कुछ लड़कियां जो खुद को कॉलेज की क्वीन बीच समझती थीं, खास तौर पर मेघा और कविता, उन्हें घूरने लगी। मेघा ने फुसफुसाते हुए कहा, वो देखो, मिसेज एशिया किंग आ गई। इतनी इम्पोर्टेंट है अब कि कॉलेज भी उसकी सिक्योरिटी के बिना अधूरा लगता है। कविता खिलखिलाई। हाँ, और सुना है शादी से पहले ही लिव इनमें रह रही थी अपने हॉट हस्बैंड के साथ, मानो विक्रांत ओबेरॉय को जादू करके फांस लिया हो। क्लास में ये कितनी मासूम बनती है और असल में तो पूरी चतुर नागिन है। अंशा ने दूर से सुना और पल भर को उसका चेहरा गिरा, लेकिन अगले ही सेकंड उसने खुद को समेटा और मुस्कुराई। उसने धीमे से अपने दोस्तों से कहा, तुम लोग जाओ अंदर, मैं पानी लेकर आती हूँ। वो मूडी और अकेले वाटर कूलर की तरफ बढ़ गई। वहाँ पहुंचकर उसने अपनी पानी की बोतल भरी और एक लंबी सांस ली। क्या मैं गलत कर रही हूँ? उसके दिल में एक पल को सवाल उठा, क्या लोग सच में मुझे इसी नजर से देखेंगे? तभी पीछे से आवाज आई, तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। वो चौंक कर पलटी। सामने अमन खड़ा था, क्लासमेट, एक शांत और समझदार लड़का जो अक्सर क्लास में सबसे कम बोलता था लेकिन सबकी रिस्पेक्ट करता था। तुमने सुना? अंशा ने पूछा। हाँ, और मैं जानता हूँ कि वो जो कह रही हैं वो सिर्फ जलन है। एक लड़की को जब उसका प्यार, इज्जत और हक सब मिल जाता है तो दुनिया उसे कमजोर नहीं, खतरनाक समझने लगती है। अंशा कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखें थोड़ी चमक आ गई थीं। और वैसे भी अमन ने हंसते हुए कहा, विक्रांत जी को तुमने फांसा नहीं है, वो तो खुद फंसा है। उस बात पर दोनों हंस पड़े। चलो, अंशा ने कहा, लेट हो रहा है, वरना फिर मिसेस देसाई हमारी ट्रेनिंग शुरू कर देंगी। क्लास खत्म होते ही सभी स्टूडेंट्स कैंटीन और लाइब्रेरी की तरफ बढ़ रहे थे। गर्मी की वजह से ज्यादा लोग कैंपस के पीछे वाले गार्डन में नहीं आते थे, लेकिन आज वहाँ कुछ अलग ही सेटअप था। चारों तरफ सन्नाटा था और उस सन्नाटे के बीच थीं कॉलेज की वही 3 स्पेशल लड़कियां, मेघा, कविता और नीतू, जो हर समय अंशा को लेकर बकवास फैलाती थीं। पर आज उनका चेहरा थोड़ा उलझा हुआ था। तुम लोग समझ रही हो ना, कुछ अजीब सा लग रहा है। सुबह से अंशा की बॉडीगार्ड्स कुछ ज्यादा ही शांत है, मेघा ने घबराकर कहा। चुप कर यार, कौन डरता है उनसे? वैसे भी मिस्टर ओबेरॉय की इतनी ठोस दिखा रही है तो थोड़ा मजाक ही किया है हमने, हत्या थोड़ी न करती, कविता ने मुंह बनाकर कहा। तभी पीछे से एक गहरी आवाज आई, हत्या नहीं, पर बाल थोड़े बहुत कम कर सकते हैं। तीनों चौंक कर मुड़ी। 4 हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड्स हाथों में कुछ चमचमाती चीजें लिए खड़े थे। यह क्या है? नीतू ने कांपते हुए पूछा। पहला बॉडीगार्ड ने सामने काले बैग से नीली प्लास्टिक की बाल काटने वाली चक्कू जैसे कैंचियां और बोल्डर शेवर निकाली और बोला, हमारे पास टाइम नहीं है सुनने का। मैडम को गालियां दी, अफवाहें फैलाई, अब सजा तो बनती है ना।
तुम लोग हमारी हंसी उड़ाना चाहते हो क्या? मेघा चिल्लाई। दूसरा बाइंडीगार्ड बोला, हंसी उड़ाना नहीं, उड़ाना कुछ और है, बाल। तीनों भागने लगी, पर तभी तीसरे बाइंडीगार्ड ने जेब से चॉकलेट निकाली और जमीन पर फेंकी। लुक, चॉकलेट। कविता ठिठकी। चॉकलेट देखकर। हाँ, चौथ बाइंडीगार्ड ने जोर से कहा और तीनों को 1 सेकंड में पकड़ लिया। अगले 5 मिनट बाद गार्डन के कोने में तीनों लड़कियां एक के बाद एक बैठे हुए थीं और उनके बाल किसी नए नाई की ट्रेनिंग का नमूना लग रहे थे। मेघा की आधी पोनी गायब थी। कविता के सिर पर बीचों बीच जी शेप बनी थी, शायद गोपनीयता का सिग्नल। नीतू के बालों में पीछे की तरफ एक हार्ट शेप बनाकर बीच से शेव किया गया था। अब बोलो, कौन है किंग? पहले बाइंडीगार्ड ने पूछा। विक्रांत ओबेरॉय। तीनों ने डरते हुए जवाब दिया। क्वीन कौन? दूसरे बाइंडीगार्ड ने जोर से पूछा। अंशा मैम, सबने एक साथ बोला। चौथे बाइंडीगार्ड ने अपने फोन से फोटो खींची। कविता रोते हुए बोली, बिल्कुल भी मत सोचिएगा अपलोड करने की। तीसरे बाइंडीगार्ड ने कहा, और हाँ, अगली बार अगर किसी की जुबान जरा भी अंशा मैडम के खिलाफ चली तो अगली बार सिर के बाल नहीं, आईब्रो कटेंगे। तीनों लड़कियां लगभग रोते हुए हाँ में सिर हिलाती रहीं। वही काइंडलेस की छुट्टी के बाद अंशा सीधे ओबेरॉय इंडस्ट्री पहुंच जाती है। जैसे ही वो अंदर आई, रिसेप्शनिस्ट मुस्कुराई। गुड मॉर्निंग मिसेस ओबेरॉय। अंशा ने हल्की सी स्माइल दी और फिर अंशा सीधे अपने कैबिन की तरफ बढ़ गई, जो आज से उसके नाम की था। उसके सामने एक कंप्यूटर, कुछ फाइल्स और एक छोटी सी नेम प्लेट, अंशा वी ओबेरॉय, ट्रेनी डायरेक्टर। उसने कुर्सी पर बैठकर खुद को जरा संभाला और बुदबुदाई, ओके अंशा, आज से तू भी कॉर्पोरेट लड़की है, चलो स्माइल करो, स्मार्ट बनो। तभी उसके कैबिन का डोर नॉक हुआ। अंशा ने काइनम इन बोला। कैबिन में सीनियर असिस्टेंट रेणुका आई। उनका लुक सख्त प्रिंसिपल जैसा था, पिन स्ट्रेट बाल, प्रॉपर यूनिफॉर्म और आंखों पर गोल्ड फ्रेम वाला चश्मा। गुड मॉर्निंग अंशा मैम, मैं आज आपको प्रेजेंटेशन और क्लाइंट डेटा समझाऊंगी, ध्यान से सुनिएगा। जी। अंशा झट से सीधी होकर बैठ गई। पढ़ाई की आदत थी, लेकिन कॉर्पोरेट टर्म्स सुनकर उसके माथे पर पसीना आ गया। ERP सिस्टम, क्वार्टरली रिपोर्ट, एसेट लायबिलिटी रेशो, स्टेक होल्डर्स ग्राफ। हे भगवान, ये सब कितना बोर है। उसने मन ही मन सिर पीटा। 1 घंटे बाद रेणुका जैसे ही कॉफी ब्रेक के लिए निकली, अंशा ने चैन की सांस ली। उसने कंप्यूटर खोला और प्रैक्टिस के लिए एक इंटरनल मेल टाइप करना शुरू किया। लेकिन तभी डैम इट, उसने गलती से पूरी कंपनी को एक मीठा सा मैसेज भेज दिया। गुड मॉर्निंग, फ्रेशर्स की तरह थोड़ा डर लग रहा है, लेकिन आज कॉफी के साथ बॉस से थोड़ी फ्लर्टिंग भी करनी है। टाइट शर्ट पहनी है उन्होंने। अंशा की आंखें फटी रह गईं। ये क्या कर दिया? ये मेल रेणुका को भेजनी थी ना, पूरे स्टाफ को क्यों चली गई? उसने कंप्यूटर को ऐसे देखा जैसे वही दोषी हो। आधे मिनट बाद विक्रांत का इंटरकॉम आया। मिसेस ओबेरॉय, अभी मेरे कैबिन में आइए। अंशा की धड़कनें बढ़ गईं। लो आ गया शैतान का बुलावा, अंशा खुद से बड़बड़ाई और वो अपने कैबिन से निकल गई। वो कांपती हुई विक्रांत के फ्लोर पर पहुंची। विक्रांत के कैबिन के सामने खड़ी होकर गहरी सांस लेकर बाइंडीगार्ड रंजीत और जावेद से बोली, अगर मुझे कुछ हो जाए तो आप मेरे बेबीज का ख्याल रखना, ओके? रंजीत और जावेद नजरें नीची करके हाँ में सिर हिलाते हैं। अंशा 3 बार गहरी सांस लेकर विक्रांत के कैबिन के अंदर गई। विक्रांत कुर्सी पर बैठा था और हाथ में उसका मेल प्रिंट आउट। तो तुम मेरे बारे में टाइट शर्ट वाली बातें भी ऑफिस में कर रही हो? उसने आंखें सिकोड़कर पूछा। वो गलती से, वो मेल सिर्फ रेणुका को। अंशा की आवाज मिचमिचा गई। विक्रांत खड़ा हुआ, उसके पास आया और बोला, ये जो गलती है ना, वो बाकी स्टाफ को नहीं दिखाऊंगा, लेकिन तुम्हें इसकी पनिशमेंट जरूर मिलेगी। अंशा की आंखें फैल गईं। क्या करेगे? निकाल दोगे ऑफिस से? नहीं, केबिन लॉक हो जाएगा, सिर्फ मैं और तुम। हब्बी, अंशा ने उसके सीने पर हल्का मुक्का मारा। तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हारी मेल पढ़कर गुस्सा हो जाऊंगा? सिली गर्ल, मुझे तो अच्छा लगा कि मेरी बीवी अब कॉर्पोरेट स्टाइल में भी मेरी तारीफ करना सीख गई है। वो मुस्कुराया और धीरे से उसके गाल को खींचा। बट हाँ, आगे से गलती नहीं चलेगी। बॉस के कैबिन में सब सही होना चाहिए, वरना बॉस बहुत सख्त हो जाता है। विक्रांत झुका और उसके माथे पर हल्का सा किस किया। अंशा शर्माई, लेकिन फिर बोल ही पड़ी, वैसे टाइट शर्ट वाली बात तो सच थी, आज कुछ ज्यादा ही डैशिंग लग रहे हो आप। विक्रांत तिरछी मुस्कान मुस्कुराता है। अब तुम रोज ऐसी मेल भेजो, मुझे कोई ऐतराज नहीं। जब अंशा विक्रांत के केबिन से निकली
और नीचे अपने फ्लोर पर पहुंची। पूरी टीम चुप थी, लेकिन सबके चेहरे पर मुस्कान थी। कोई जल रहा था, कोई फुसफुसा रहा था, लेकिन अंशा के चेहरे पर कॉन्फिडेंस था। वो अब सिर्फ विक्रांत की वाइफ नहीं, ओबेरॉय इंडस्ट्री का हिस्सा भी थी। और सबसे बड़ी बात, अब उसे भी कॉर्पोरेट की दुनिया में मजा आने लगा था। 2 घंटे बाद अंशा और विक्रांत अब विक्रांत के कैबिन में थे। ब्रेक टाइम चल रहा है। बाहर स्टाफ को लगा दोनों मीटिंग में है। कैबिन का दरवाजा अंदर से लॉक हो चुका है। अंशा हाथ में कॉफी लेकर काउच पर बैठी थी, जब विक्रांत ने अचानक उसका मग ले लिया। अरे मेरी कॉफी! अंशा ने मुंह फुलाया। विक्रांत ने एक सिप लिया और मुस्कुराया। अब ये बॉस की प्रॉपर्टी है, तुम्हें चाहिए तो छीन लो। धमकी दे रहे हो क्या? अंशा ने भौहें चढ़ाई। चैलेंज दे रहा हूँ। विक्रांत ने उसकी कमर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। अंशा का दिल धक धक, लेकिन चेहरे पर शरारत थी। बॉस, ये ऑफिस है, कोई रोमांटिक फिल्म का सेट नहीं। तो क्या हुआ? हीरोइन तो पूरी फिल्मी है। विक्रांत ने उसके बालों को उंगलियों से सहलाया। हब्बी प्लीज, कोई देख लेगा। अंशा ने आंखें घुमाई, लेकिन उसकी हंसी छुपी नहीं। कैबिन लॉक है मैडम, और वैसे भी जब तुम पूरी कंपनी को मेरा शर्ट लुक बता सकती हो, तो अब उस टाइट शर्ट के अंदर क्या है वो भी एक्सप्लोर कर लो। उई माँ! अंशा ने उसकी चेस्ट पर हल्का धक्का मारा। आप तो पूरे वाइल्ड हो गए हो। विक्रांत ने उसकी नाक दबाई। और तुम पूरी शरारती बच्ची। वो अंशा को अपनी गोद में खींच लेता है। अंशा चौंकती है। अरे नीचे उतारो, लोग सोचेंगे बॉस ने वाइफ की प्रमोशन कर दी। सोचने दो, जो सोच नहीं सकते वो जलते हैं, और जो जलते हैं वो जलते रहें। वो उसकी गर्दन पर हल्का सा किस करता है। अंशा की आंखें बंद हो जाती हैं। आज तुम्हें काम छोड़कर सिर्फ मेरा मूड ठीक करना है। विक्रांत की आवाज भारी थी। ओबेरॉय साहब, आप तो पूरी मीटिंग टेबल वाली वाइब दे रहे हो। अभी तो मीटिंग शुरू हुई है मिसेस ओबेरॉय। कैबिन में अब कॉफी की महक के साथ हल्की सांसों की गूंज थी। ब्रेक टाइम अब लब ब्रेक बन चुका था। ओबेरॉय इंडस्ट्री। अंशा अपनी सीट पर बैठी थी। सामने बड़ी स्क्रीन पर प्रेजेंटेशन खुली थी। मीटिंग का माहौल बिल्कुल प्रोफेशनल था। सामने क्लाइंट थे, डेव डिक्सिट ग्रुप। बहुत बड़ा नाम और बहुत सख्त किस्म के लोग। अंशा को विक्रांत ने इस मीटिंग को हैंडल करने का पहला मौका दिया था, और उसने पूरी मेहनत से प्रेजेंटेशन तैयार की थी। लेकिन एक गलती हो गई। अंशा ने जिस डॉक्यूमेंट को भेजना था, उसकी जगह गलती से एक इंटरनल रिपोर्ट क्लाइंट्स को भेज दी, जिसमें कुछ ऐसे बिजनेस नंबर थे जो पूरी तरह कॉन्फिडेंशियल थे। और क्लाइंट के चेहरे तुरंत सख्त हो गए। मिस ओबेरॉय, आप हमें ये क्या भेज रही हैं? क्लाइंट की आवाज में झुंझलाहट थी। ये तो आपके प्राइवेट डिपार्टमेंट की इन्वेंट्री रिपोर्ट है। ये प्रेजेंटेशन कहाँ है? अंशा के चेहरे से जैसे सारा खून सूख गया हो। उसकी उंगलियां कांप गईं। वो फौरन अपनी फाइल्स चेक करने लगी, लेकिन तब तक क्लाइंट का चेहरा बिगड़ चुका था। ये बहुत अनप्रोफेशनल है। हम इस मीटिंग को यहीं रोक रहे हैं। क्लाइंट्स उठे और बाहर निकल गए। अंशा वहीं बैठी रह गई, खाली आंखों से स्क्रीन देखती हुई। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी मेहनत की जमीन खींच ली हो। अंशा अब विक्रांत के ऑफिस के बाहर खड़ी थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी, बस दरवाजा बंद था। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला। विक्रांत अपनी चेयर पर बैठा था, हाथ में फोन। लेकिन जैसे ही उसने अंशा को देखा, फोन एक तरफ रख दिया। अंदर आओ। अंशा चुपचाप अंदर आई। उसकी आंखें नीचे झुकी थीं। वो तैयार थी कि विक्रांत अब गुस्से से चीखेगा, या शायद कहे कि तुम इस कंपनी के लायक नहीं। लेकिन बैठो, विक्रांत ने सिर्फ इतना कहा। अंशा बैठ गई। उसकी आंखें गीली हो चुकी थीं। वो कुछ बोलती, इससे पहले ही विक्रांत ने फाइल उसकी तरफ सरका दी। ये फाइल डेव डिक्सिट ग्रुप की डील की रिकवरी स्ट्रेटेजी है, और ये मैंने खुद बनाई है। अंशा चौंकी। पर आपने तो मुझसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे पता था तुमसे गलती होगी। ये सुनकर उसकी आंखें और बड़ी हो गईं। आपको पता था, फिर भी मुझे भेजा? विक्रांत लीन फॉरवर्ड हुआ। उसकी आंखों में सॉफ्टनेस थी। क्योंकि जब तक तुम गिरोगी नहीं, तब तक चलना नहीं सीखोगी अंशा। हाँ, तुमसे गलती हुई, और मैं चाहता था कि तुम्हें अपनी गलती महसूस हो, पर ये भी जानो कि गलती ही तुम्हें बेहतर बनाएगी। पर क्लाइंट गुस्सा हो गए। अंशा की आवाज कांपी। मैंने 2 घंटे पहले ही उन्हें संभाल लिया था। विक्रांत मुस्कुराया। तुम्हारी वजह से नहीं, तुम्हारी जगह के लिए, क्योंकि तुम मेरी बीवी ही नहीं, इस कंपनी की पार्टनर भी हो। अंशा की आंखों से आंसू बह निकले। इस बार डर से नहीं, राहत से। तो आप मुझसे नाराज नहीं हो? विक्रांत उठकर उसके पास आया।
नाराज तो तब होता जब तुम गलती करके भी सीखती नहीं, लेकिन आज तुमने जो सीखा वो तुम्हें किसी MBA की डिग्री से ज्यादा काम देगा। वो झुका और अंशा के माथे पर एक धीमा सुकून भरा केस दिया। अब चलो घर चलते हैं। आज की बहादुरी के नाम पर एक बहुत बड़ी आइसक्रीम पार्टी बनती है। मैं डाइट पर हूँ। विक्रांत ने आईब्रो इरेज करके पूछा। किसने कहा? मैंने। अंशा मुस्कुराते हुए बोली। विक्रांत ने घूरते हुए पूछा, कब? अब। अंशा खिलखिला उठी। वहीं दूसरी तरफ अंधेरा धीरे धीरे शहर पर छा रहा था। बिल्डिंग की 17वीं मंजिल पर बने आलीशान फ्लैट की बड़ी सी बालकनी में 3 लड़कियां गुस्से और जलन में तप रही थीं। मेघा, कविता और नीतू। वो सब सफेद टॉवल्स से अपने खराब बाल छुपाए बैठी थीं। सामने टेबल पर लैपटॉप, कुछ ड्रिंक्स और एक डिटेल्ड प्लान की डायरी रखी थी। बस बहुत हो गया ये ह्यूमिलिएशन। मेघा का गुस्सा उसकी आंखों से झलक रहा था। पूरा कॉलेज हंस रहा है हम पर। और ये सब क्यों? क्योंकि उस अंशा के बॉडीगार्ड्स ने हमें जू की बंदर बना दिया। कविता ने दांत पीसते हुए कहा। उसकी वजह से मिस्टर विक्रांत हम जैसी लड़कियों को देखता तक नहीं। सब कुछ उसके नाम। नीतू ने लैपटॉप की स्क्रीन घुमाई और बोली, इसका बदला अब बड़े लेवल पर लेना होगा। सिर्फ मजाक नहीं, इस बार उसका इमेज तोड़ देंगे। इतनी बुरी तरह गिराएंगे कि मिस्टर विक्रांत को खुद उस पर शक हो जाए। तान्या ने डायरी खोली जिसमें लिखा था, ऑपरेशन क्वीन फॉल। सबसे पहले हमें उसके पुराने स्कूल के बारे में डिटेल्स चाहिए। कौन दोस्त था? कोई एक्स बॉयफ्रेंड? कोई ऐसी वीडियो या फोटो जो थोड़ा भी मिसअंडरस्टूड की जा सके? नीतू ने मोबाइल घुमाया। मैंने इंस्टाग्राम से उसकी 3 पुरानी फ्रेंड्स का अकाउंट ट्रैक किया है। एक है किया, जो अभी किसी छोटे मॉडलिंग असाइनमेंट में है। उससे बात हो सकती है। थोड़ा पैसा डालेंगे, थोड़ी झूठी कहानी घड़ेंगे और फिर सोशल मीडिया पर आग लगाएंगे। कविता, जो अब तक चुप थी, अचानक बोली, सोशल मीडिया नहीं, सीधा कॉलेज की वार्षिक फेस्ट कमेटी में घुसते हैं। वहाँ हर साल एक वीडियो चलती है, कॉलेज की प्राउड स्टूडेंट्स वाली। इस बार उसमें अंशा की एक एडिटेड वीडियो डालेंगे जहाँ वो किसी लड़के से क्लोज दिखे, कुछ सजेस्टिव सीन्स। फेक? मेघा मुस्कुराई। डार्लिंग, आजकल फेक और रियल में फर्क कौन करता है? कविता ने आंख मारी। नीतू ने कहा, हमारी क्लास में अंशा की नोट्स कॉपी कर रहा है वो नया लड़का, अमन। उसकी अंशा से दोस्ती हो रही है और हाँ, उसके पापा पुलिस में है। अगर थोड़ी मदद ली जाए उससे तो विक्रांत को ये दिखाया जा सकता है कि अंशा उसके साथ कुछ छुपा रही है। मेघा ने होंठ काटते हुए कहा, मिस्टर विक्रांत तो वैसे भी पजेसिव है। अगर उसके अंदर शक का जहर घोल दिया जाए तो बाकी काम उसका ईगो खुद करेगा। तीनों की आंखों में एक अलग ही चमक थी। बस जैसे ही हमारे पास पुराना कोई क्लिप या फोटो आ जाता है, हम एक फेक इंस्टा पेज बनाएंगे, ट्रूथ्स ऑफ अंशा, जहां सब कुछ पोस्ट होगा और फिर उसे विक्रांत को एनोनिमसली भेज देंगे। नीतू उठकर बोली, और अगर कोई भी चीज हाथ नहीं लगी तो प्लान डी, कोलाज की एक फैशन शो नाइट में किसी लड़के को अंशा को स्टेज पर अपमानित करने को कहेंगे लाइव कैमरा पर। कविता बोली, ताकि लोग सोचे अंशा ही गलत है और मिस्टर विक्रांत का नाम भी बदनाम हो, दोनों का इमेज ध्वस्त। मेघा ने सबकी ओर देखा। हम सब इस खेल में बराबर की पार्टनर हैं। अगर कोई पीछे हटी तो जो हुआ आज हमारे साथ उससे भी बुरा होगा। तीनों ने हाथ मिलाया। कांच की दीवार के पार शाम का सूरज पूरी तरह डूब चुका था। ओबेरॉय विला। विक्रांत अपने स्टडी रूम में बैठा था, लैपटॉप खोलकर मेल्स चेक कर रहा था। तभी उसे एक अनजान मेल एड्रेस से फॉरवर्डेड प्रपोजल दिखा। विषय था ड्रीम फ्लेम ब्रांड अर्ली लॉन्च स्ट्रेटजी। वो चौंक गया, फाइल ओपन की और उसमें जो आइडिया था उसे पढ़कर उसकी आंखें सिकुड़ गईं। ये डिजाइनिंग स्टाइल, ये टोन, ये पिच। उसने बड़बड़ाते हुए खुद से कहा, ये तो अंशा की तरह है। वो सीधा उठकर अपने कमरे में चला गया। अंशा अपने बेड पर बैठी थी, लैपटॉप गोदी में था, आंखों में नींद बिल्कुल नहीं, लेकिन चेहरे पर जुनून चमक रहा था। तभी दरवाजा खुला। वो चौंक गई। हब्बी, उसकी आंखों में साइलेंस था और चेहरे पर वही अनरीडेबल एक्सप्रेशन। क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो? विक्रांत ने शांति से पूछा। अंशा ने लैपटॉप बंद कर दिया, जैसे चोरी पकड़ी गई हो। मैं बस एक आइडिया पे काम कर रही थी। ड्रीम फ्लेम, विक्रांत ने सीधा कहा। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। हाँ, अंशा ने धीरे से कबूल किया। मैं कुछ अपना करना चाहती हूँ जो सिर्फ मेरा हो। विक्रांत कुछ देर उसे देखता रहा। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ? नहीं, लेकिन आप हमेशा लगता है कि मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी चाहिए या आपके प्रोजेक्ट्स में शामिल होना चाहिए। मैं खुद कुछ करना चाहती हूँ, खुद से खड़ा होना चाहती हूँ। एक पल को कमरे में सन्नाटा छा गया।
फिर विक्रांत ने एक गहरी सांस ली। मुझे गर्व होता अगर ये सब तुम सही वक्त पर करती। क्या मतलब? अंशा ने पूछा। मतलब ये स्वीट हार्ट, उसकी आवाज अब सख्त हो चुकी थी, तुम्हारे एग्जाम सिर पर हैं। कॉलेज के 3 सब्जेक्ट्स में तुमने पिछली बार बस पासिंग मार्क्स लाई थी, और अब जब तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए तुम बिजनेस प्लान बना रही हो। वो खामोश थी। गलती का एहसास था, लेकिन दिल भी दुखा था। मैं तुम्हारा सपना तोड़ना नहीं चाहता स्वीट हार्ट, विक्रांत ने आगे कहा, लेकिन अगर तुम अभी खुद को संभाल नहीं पाई तो कल को कोई और भी ये प्रोजेक्ट नहीं सीरियसली लेगा। तो मैं क्या करूं? अंशा का गला भराया। मैं अपना सपना पोस्टपोन कर दूं? नहीं। विक्रांत आगे आया, उसके सामने बैठ गया। बस कुछ वक्त के लिए इसे सेव कर दो। पहले अपने एग्जाम फिनिश करो, अच्छे मार्क्स लाओ, फिर मैं तुम्हारे साथ बैठकर ड्रीम फ्लेम को ओबेरॉय इंडस्ट्री से भी बड़ा ब्रांड बनाऊंगा। अंशा की आंखों में चमक लौटी। सच? सच? लेकिन एक शर्त है। क्या? अगली बार कोई सीक्रेट प्रोजेक्ट करोगी तो मुझे पार्टनर बनाना पड़ेगा, सिर्फ पति बनकर नहीं, बिजनेस पार्टनर भी बनकर। अंशा मुस्कुराई। ठीक है मिस्टर ओबेरॉय, अब से आप मेरे सीक्रेट्स के भी हिस्सेदार हैं। वही रात के करीब 1 बजे होंगे। चारों तरफ सन्नाटा फैला था। तेजस अपने कमरे की लाइट बंद कर सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आंखों में नींद नहीं थी। मन में गुस्सा, धोखे का दर्द और नीति की यादें सब एक साथ हावी थे। तभी खिड़की से किसी के अंदर आने की हल्की सी आवाज हुई। तेजस चौंक कर उठा और लाइट ऑन की। सामने नीति खड़ी थी, आंखों में आंसू, चेहरे पर बेबसी। तेजस गुस्से से तमतमाकर बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रात के इस वक्त घर में घुस आई हो? अब और क्या साबित करना बाकी रह गया है तुम्हारे लिए? नीति गिड़गिड़ाते हुए बोली। तेजस, मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो, पर प्लीज मेरी बात सुनो। वो जो तुमने होटल में देखा वो सब प्लान किया गया था। कोई चाहता है कि हम अलग हो जाएं। मैं वैसी नहीं हूँ। तेजस चीखते हुए बोला। बस एक शब्द और मत बोलना। इतनी सफाई कोई गुनहगार ही देता है। क्या समझ रखा है तुमने मुझे? उस होटल में जो देखा मैंने वो झूठ था। अरे आंखें भी धोखा खा गई क्या मेरी? नीति आंसू रोकते हुए कहा। मैं सच बोल रही हूँ तेजस। तुम्हें याद है ना प्रेम राणा, वही जिससे मेरी एंगेजमेंट हुई थी, वही ये सब कर सकता है। उसने बदला लिया है मुझसे, हमसे। तेजस आंखें लाल करते हुए बोला। नीति, अब अगर तुमने और बहाना बनाया ना तो मैं खुद तुम्हें पुलिस में दे दूंगा। तुम्हें मेरे घर में घुसकर क्या साबित करना चाहती हो? क्या फिर से किसी प्लान का हिस्सा हो ये? तेजस की जोरदार आवाज पूरे घर में गूंज गई। कुछ ही सेकंड में तेजस के मम्मी पापा और दोनों बहनें भी दरवाजे पर आ गईं। तेजस की माँ गुस्से से बोली, अरे ये लड़की फिर से हमारे घर में क्या कर रही है? उस दिन क्या कम तमाशा किया था जो आज रात में घुस आई? तेजस की छोटी बहन घिन से बोली। दीदी, मतलब शर्म तो बची नहीं है आपने? किसी के बेटे से रिश्ता टूटे और उसी के कमरे में घुसपैठ। तेजस की दूसरी बहन ताने मारते हुए बोली। क्या चाहती हो दीदी? दोबारा हमें बदनाम करना? फोटो में जो दिखा वो हमारी आंखें देख चुकी हैं। नीति रोते हुए सबकी तरफ देखकर बोली, मैं आप सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, पर जो आपने देखा वो पूरा सच नहीं था। कोई मुझे फंसाना चाहता है। मेरे पास सबूत नहीं है अभी, पर यकीन दिला सकती हूँ आपको। तेजस के पापा बिल्कुल सख्त अंदाज में बोले। यकीन? हम तुम्हारे जैसे कैरेक्टर की लड़की पर यकीन करें जो अपनी मम्मी पापा के बिना किसी लड़के के कमरे में आधी रात को पहुंच जाए? शर्म नाम की चीज है या नहीं? नीति सिसकते हुए तेजस से बोली। तेजस, प्लीज एक बार दिल से पूछो, क्या मैं सच में वो हूँ जो उन फोटोज में दिखाया गया है? तुम्हें मेरे प्यार पर शक हुआ कभी? तेजस गुस्से से घूरते हुए बोला। अब प्यार का नाम मत लेना। तुम्हारे जैसा प्यार देखकर तो मोहब्बत से नफरत हो जाए इंसान को। तेजस ने झट से अपना फोन निकाला और नीति की मम्मी को कॉल कर दिया। तेजस फोन पर बोला, हेलो मिसेज अरोड़ा, देखिए आपकी बेटी इस वक्त मेरे कमरे में घुस आई है। प्लीज आकर इसे ले जाइए। अगली बार मैं इसको अरेस्ट कर लूंगा तो मत कहना कि बताया नहीं। फोन काटते ही नीति की मम्मी भी कुछ ही मिनटों में वहां अपनी कार से पहुंच गई। पूरे मोहल्ले में हलचल मच गई थी। नीति की मम्मी आते ही बोली, नीति तुम यहाँ क्या कर रही है? पागल हो गई है क्या? तेजस की माँ नीति की मम्मी से बोली। बहन जी, अपनी बेटी को कंट्रोल में रखिए। ये हमारे घर की इज्जत को खेल समझ रही है क्या? तेजस की बड़ी बहन नीति की मम्मी से बोली। हमारे भाई को फंसाकर अब फिर से कोई चाल चल रही है आपकी बेटी? नीति की माँ शतेज आवाज में बोली। बस करिए आप सब, मेरी बेटी मासूम है। यह साजिश है किसी की और आप सब उसे दोषी बना रहे हैं। तेजस,
तुम्हें इस तरह उसकी बेइज्जती करने का कोई हक नहीं। और मुझे पुलिस की धौंस देखा रहे थे। तेजस दांत भींचते हुए बोला, आपकी बेटी ने जो किया उसके बाद इज्जत नाम की चीज रही कहाँ? वो प्यार नहीं था, धोखा था और अब नाटक। और वो धौंस नहीं थी, चेतवानी थी, ताकि आप अपनी बेटी को कंट्रोल रखें। नीति आखिरी बार तेजस की ओर देखकर कहा, तेजस, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती थी और अब भी करती हूँ, पर तुम्हारी नजर में अगर मैं इतनी गिरी हुई हूँ तो ठीक है, मैं जा रही हूँ। पर याद रखना, जो तुमने आज मुझसे छीना है वो सिर्फ प्यार नहीं, मेरा भरोसा था। नीति की मम्मी ने उसका हाथ पकड़ा और खींचती हुई ले गई। घर का दरवाजा तेज आवाज के साथ बंद हुआ और नीति की सिसकियों की गूंज उस रात सबकी नींदों में दर्ज हो चुकी थी। वही तेजस अपने कमरे में अकेला बैठा था, गुस्से और पछतावे से भरी आंखों से छत को घूरते हुए बड़बड़ा रहा था। तेजस कड़वाहट से बोला, क्यों किया मैंने प्यार एक अमीरजादी से? उनके लिए तो इश्क भी फैशन होता है। आज चाह, कल बदल दिया। मैं ही बेवकूफ था जो दिल दे बैठा। उसने पास रखे फ्रेम से उनकी साथ वाली फोटो उठाई और जमीन पर दे मारी। कांच टूटने की आवाज जैसे उसके अंदर की टूटी उम्मीदों का शोर थी। तेजस हाथ बांधते हुए बोला, काश कभी समझ पाता कि उसके पीछे कौन सा नकाब था। मैं ही तो गलती पर था। दूसरी ओर कार में नीति की आंखें आंसुओं से भीगी थीं, लेकिन उसकी मम्मी का गुस्सा थम नहीं रहा था। नीति की मम्मी तेज आवाज में बोली, क्या जरूरत थी उस लड़के के पीछे ऐसे भटकने की? इज्जत का कुछ ख्याल है या नहीं? रात के 1:30 बजे किसी के घर में घुस गई। नीति धीमे स्वर में बोली, मम्मी, मैं सिर्फ प्यार बचाने गई थी। नीति की मम्मी झिड़कते हुए बोली, प्यार? ये इश्क नहीं, जिल्लत का तमाशा बन गया है और अब इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। कार का सन्नाटा, आंसुओं की चुप चीखें और दिलों की तड़प, सब कुछ अंदर ही अंदर टूट रहा था। सुबह की हल्की धूप खिड़की के रेशमी पर्दों से छनकर अंदर आ रही थी। कमरे में नरम सी ठंडक फैली थी और उस नरम ब्लैंकेट के भीतर अंशा बिल्कुल किसी मासूम खरगोश के बच्चे की तरह सिमटकर सो रही थी। उसके चेहरे पर नींद की शांति थी, होठों पर प्यारी सी मुस्कान, और वो दोनों हाथों से ब्लैंकेट को इस तरह पकड़े हुए थी जैसे कोई बच्चा अपना सबसे प्यारा खिलौना पकड़ता है। इतने में बाहर से जिम में वर्कआउट करके पसीने से भीगा हुआ विक्रांत अंदर आता है। टॉवल उसके गले में पड़ा था, बाल थोड़े गीले और आंखों में वही जानलेवा नींद तोड़ देने वाली चमक। जैसे ही उसकी नजर अंशा पर पड़ी, उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान तैर गई। वो धीरे धीरे कदम रखता हुआ बेड के पास पहुंचा और नीचे झुककर अंशा के चेहरे के पास फुसफुसाया, स्वीट हार्ट, कितनी देर और सोएगी? देख, सूरज तो कब का उगाया। अंशा ने आंखें बंद रखते हुए ब्लैंकेट और कसकर पकड़ ली। सूरज को बोल दो दोबारा डूब जाए, अभी बहुत नींद आ रही है। विक्रांत की आंखें छोटी हो गईं। इतनी भी क्या नींद है? कहीं सपने में मुझे तो नहीं देख रही थी? अंशा ने मुंह बनाकर ब्लैंकेट के अंदर से ही कहा, आप तो रियल में भी सपने जैसे ही लगते हो, डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? विक्रांत ने एकदम झटके से ब्लैंकेट खींच ली। तुम अगर मुझसे ऐसे बातें करेगी तो मैं तुम्हें उठाने का स्पेशल तरीका अपनाऊंगा। अंशा ने आंखें खोली, बाल बिखरे हुए थे और आंखें नींद से भारी, लेकिन गुस्सा नकली था। विक्रांत सर, वापस ब्लैंकेट दो, ठंड लग रही है। विक्रांत ने अपनी बाहें खोल दी। लो जी, हीटर ऑन हो गया हूँ मैं, आ जाओ मेरी बाहों में, गर्मी गारंटी से मिलेगी। अंशा हंस पड़ी। सैडी के डैडी, आप बहुत बदतमीज हो गए हैं। विक्रांत ने झट से उसे बाहों में खींच लिया और डीप वॉइस में बोला, अब जो तुम कहेगी वो भी करूंगा और जो ना कहेगी वो भी। आपका बस चले तो ब्लैंकेट की जगह खुद को ओढ़ा दो मुझे। अंशा ने शरारती अंदाज में कहा। तो ओढ़ लो ना स्वीट हार्ट, मैं कोई शिकायत नहीं करूंगा। विक्रांत ने आंखें मटकाकर जवाब दिया और उसके गाल पर किस कर दिया। अंशा ने हल्के से उसे धक्का दिया। चलो हटो, ब्रश भी नहीं किया और मुझसे चिपक रहे हो। अरे तो करवा लो ना मुझसे ब्रश, एक ब्रश तुम करोगी, एक मैं करूंगा। विक्रांत की बातें अब और ज्यादा शरारती हो गई थीं। अंशा उठी, लेकिन विक्रांत ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे फिर से अपनी गोद में खींच लिया। अब कहाँ जा रही हो? थोड़ा प्यार नहीं कर सकती मुझसे? प्यार भी करूं, स्टडी भी करूं, कॉलेज भी जाऊं, मैं कोई सुपर वुमन हूँ क्या? अंशा मासूम चेहरा बनाकर बोली। मेरे लिए तो तू स्पाइडर वुमन हो जो सीधे दिल में जाल फेंकती है, विक्रांत ने उसकी नाक खींचते हुए कहा। अंशा ने मुस्कुराते हुए पूछा, वैसे आज सुबह सुबह इतना प्यार क्यों उमड़ रहा है मिस्टर बिजीमैन? विक्रांत ने थोड़ी देर चुप रहकर गहरी सांस ली और फिर धीमे से बोला, क्योंकि मैं 2 दिन के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया।
अंशा का चेहरा तुरंत लटक गया। क्या 2 दिन? आप बिना बताए क्यों जा रहे हो? विक्रांत अंशा को अपनी बाहों में कसकर बोला। अभी बता रहा हूँ तो बिना बताए कैसे हुआ? अंशा ने अचानक उसकी टी-शर्ट पकड़ ली और आंखें भर आईं। मुझे और बेबीज को भी चलना है। हम अकेले क्या करेंगे यहाँ? बिना आपसे मिले तो मेरा 1 दिन भी नहीं कटता, और अब 2 दिन। विक्रांत ने हल्का सा माथा पकड़ा। ओ बायोलॉजी की स्टूडेंट, तुम्हारा टेस्ट चल रहा है कॉलेज में, भूल गई? तो क्या हुआ? टेस्ट बाद में भी दिए जा सकते हैं, लेकिन अंशा की बात अधूरी रह गई। ओहो, अब ये इमोशनल कार्ड मत खेलो, मैं भी हार्ड प्लेयर हूँ। विक्रांत ने अंशा के होठों पर किस करके कहा। मैं नहीं मानती, मैं चलूंगी। अंशा ने नाक सुलगते हुए कहा और फिर धीरे से उसके कंधे पर सिर रख दिया। आपके बिना डर लगता है, नींद नहीं आती। विक्रांत ने उसके बालों में हाथ फिराते हुए कहा। मेरी खरगोशनी रोती बहुत है यार, तू कितनी प्यारी लगती है जब ऐसे झगड़ती है, पर इतनी ही खतरनाक भी जब जिद पकड़ ले, तो फिर मान जाओ हब्बी। अंशा ने मासूम सी आंखों से उसे देखा। बिल्कुल नहीं, तुम कहीं नहीं जा रही। एक तो मैं वहाँ काम से जा रहा हूँ, तुम कौन? सी टेबल पर बैठाकर डील साइन कराऊं? विक्रांत ने नोटी अंदाज में कहा। अंशा विक्रांत की बाहों से दूर जाने की कोशिश करती है और सिसकते हुए बोली, आप तो बस बहाने बनाते हो मुझे दूर रहने के। नहीं स्वीट हार्ट, ऐसा कुछ नहीं है। जब मैं वापस आऊंगा तो तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊंगा जहाँ बस तुम, मैं और समंदर की आवाज होगी। प्रॉमिस? अंशा ने मुंह फुला लिया। सच में? सच में? लेकिन अभी तुझे कॉलेज जाना है, पढ़ाई करनी है, टेस्ट देने हैं, और सबसे जरूरी, मुझे मिस करना है। विक्रांत ने उसकी नाक पर चुटकी काटी। अंशा थोड़ी देर चुप रही, फिर शरारत से बोली, ठीक है, लेकिन रोज वीडियो कॉल करोगे और दिन में 3 बार आई लव यू बोलोगे, और हर सुबह मेरी फोटो देखकर उठोगे, और हर रात मेरी तस्वीर के बिना मत सोना। विक्रांत एक नजर अंशा को देखकर बोला, ये तो टर्म्स एंड कंडीशन से ज्यादा सख्त डील लग रही है। अंशा मासूम चेहरा बनाकर बोली, मुझे कोई बहाना नहीं सुनना, वरना मैं कल से भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगी। विक्रांत ने उसे अपनी बाहों में ले लिया। ठीक है मेरी खरगोशनी, सब मंजूर है, बस तुम ऐसे ही मुस्कुराती रहो। दोनों एक दूसरे की बाहों में खो गए। कमरे में अब तक हंसी की हल्की गूंज फैली हुई थी, पर जब दोनों की नजर दीवार पर लगे क्लॉक पर पड़ी तो अंशा चौंक उठी। ओह गॉड, 7:30 बज गए। हब्बी, मुझे 8 बजे तक तैयार भी होना है। विक्रांत ने बेकसूर चेहरा बनाते हुए कहा। तो मैं कौन सा टाइम रोकने वाली मशीन हूँ? चलो एक शॉर्टकट बताते हूँ, चलो साथ में शावर लेते हैं, टाइम भी बचेगा और पानी भी। अंशा ने आंखें तरेर कर उसकी तरफ देखा। इबकी नजर तो सीधा बेफायदे वाले फायदे पर होती है। बिल्कुल, और ये फायदे वाला नुकसान मुझे रोज चाहिए। विक्रांत ने डेविल स्माइल के साथ जवाब दिया। अगले ही पल दोनों बाथरूम में थे। शॉवर ऑन था और उसके नीचे खड़े दोनों बस एक दूसरे को ही देख रहे थे, जैसे समय ठहर गया हो। विक्रांत ने पीछे से अंशा को अपनी बाहों में भर लिया। तेरे बालों में पानी की बूंदें देखना मेरा सबसे पसंदीदा काम बन गया है। अंशा हल्के से मुस्कुराई। और मुझे आपकी बाहों में भीगना सबसे सेफ फील देता है। शॉवर के नीचे दोनों की सांसें एक हो रही थीं। पानी की गर्म बूंदों के बीच विक्रांत ने धीरे से उसकी गर्दन पर होंठ रखे। अगर हर सुबह ऐसे शुरू हो तो मैं ऑफिस कभी न जाऊं। तो मत जाओ ना, मैं तो कब से कह रही हूँ। अंशा ने मुंह फुलाते हुए जवाब दिया। ओह, ये मासूमियत जान ले लेगी मेरी, विक्रांत ने चिढ़ाते हुए कहा और अंशा को घुमाकर उसके होठों पर किस किया। कुछ देर की शरारती छींटाकशी और प्यार भरी बूंदों के बाद दोनों बाथरूम से बाहर निकले। अंशा पिंक टॉवेल में लिपटी हुई आई और विक्रांत व्हाइट टॉवेल बांधकर अपनी बॉडी झटकते हुए बेशर्मी से मुस्कुराता चला। अगर तुम्हारे कॉलेज में ऐसे ही टॉवेल पहन के चला जाऊं तो सब लड़कियां मेरा एडमिशन ले लेंगी, विक्रांत ने मिरर में खुद को देखकर कहा। और मैं आपको क्लास से सीधा जेल भिजवा दूंगी, मिस्टर ओवर कॉन्फिडेंट, अंशा ने कहा। दोनों हंसते हुए क्लोजेट रूम में अपने अपने वार्डरोब की तरफ बढ़े। विक्रांत ने अपनी ब्लैक बिजनेस सूट पहना, बालों में जरा सा जेल लगाकर एकदम परफेक्ट लुक लिया। उधर अंशा ने बेबी पिंक कुर्ती और जीन्स पहन ली, बालों को हल्का ब्लो ड्राई किया और गालों पर हल्का सा टिंट। वो दोनों रेडी होकर नीचे डाइनिंग हॉल में आए। नीचे ब्रेकफास्ट टेबल पर सर्वेंट पहले से सब सेट कर चुके थे। स्टीमिंग हॉट पराठे, फ्रूट बाउल, हेल्थी सूप, सैलड और कॉफी। वो दोनों अपनी अपनी चेयर पर बैठ गए। अंशा ने कॉफी का घूंट लेते हुए कहा,
हब्बी, कभी आप भी मुझे कुछ बनाकर खिलाएं। विक्रांत तिरछी मुस्कान मुस्कुराते हुए कहा, स्वीट हार्ट, उसके लिए तुम्हें प्रेग्नेंट होना पड़ेगा। विक्रांत की बात अंशा के सिर के ऊपर से गई। ब्रेकफास्ट के दौरान अंशा बार बार अपनी आंखें चुराकर विक्रांत को देखती रही। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि 2 दिन तक ये चाय संगत, ये शरारतें, ये प्यार सब बंद होने वाला था। जैसे ही दोनों ने ब्रेकफास्ट खत्म किया, विक्रांत ने अपनी घड़ी देखी और बोला, चलो अब चलता हूँ। ओके, अंशा ने कहा। नीचे पोर्च में उसकी चमचमाती काली BMW स्टार्ट हो चुकी थी। बॉडीगार्ड रंजीत ने दरवाजा खोल दिया था। जैसे ही विक्रांत बाहर आया, उसके पीछे अंशा आई और उसके साथ उसके छोटे छोटे बेबीज सैंडी, पेप्सी और मैंगो। पेप्सी ने अपना पंजा विक्रांत के जूते पर रख दिया। देखो ना, ये भी नहीं चाहते कि तुम जाओ, अंशा ने आंखें भीगते हुए कहा। स्वीट हार्ट, तुम्हें क्या लग रहा है? मैं भाग रहा हूँ, बस 2 दिन का टूर है। विक्रांत ने झुककर सैंडी को उठाया और उसके कान में फुसफुसाया। तुम्हारी मम्मा बहुत ड्रामेबाज है, संभालना इसे। अंशा अब सचमुच रोने लगी थी। विक्रांत अंशा को हग करके बोला, स्वीट हार्ट, हब्बी हमें भी लेकर चलो। अंशा ने उसकी शर्ट पकड़ी। बिजनेस के बहने हनीमून भी हो जाएगा। विक्रांत ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। तो मैडम को हनीमून जाना है, पर वादा करता हूँ जल्द ही हनीमून पर फिर से लेकर जाऊंगा, और आपके बिना बेबीज भी नहीं खाएंगे। अंशा ने शिकायत भरी नजरों से उसे देखा। विक्रांत ने सबको एक एक करके लाड किया और फिर कार में बैठ गया। कार स्टार्ट हुई, धीरे धीरे गेट की ओर बढ़ी और अंशा वहीं खड़ी थी, आंखों में आंसू, होठों पर हल्की मुस्कान और दिल में खालीपन। बाय हब्बी, उसकी आवाज हवा में तैर गई। पेप्सी ने भौंककर जैसे बाएं कहा और मैंगो ने पूंछ हिलाकर। सैंडी अंशा की गोद में रो रही थी। मुझे डैडी के साथ जाना है, डैडी। कार मोड़ पर पहुंची, एक बार रुकी, शीशा नीचे हुआ और विक्रांत ने हल्के से उड़ता हुआ किस हवा में छोड़ा। लव यू मेरी झगड़ालू परी। आई लव यू टू मिस्टर ठरकी ओबेरॉय, अंशा ने धीमे से कहा और कार निकल गई। पीछे छूट गए बस एहसास। पेप्सी गहरी सांस लेकर अंशा से बोला, मम्मा, रंजीत अंकल को समझ दिया था ना, डैडी से लड़कियों को दूर रखें। अंशा मासूम बच्चे की तरह सिर हिलाते हुए बोली, हाँ, मैंने बॉडीगार्ड रंजीत और जावेद को पूरी ट्रेनिंग देकर भेजा है। वो हब्बी के पास किसी लड़की को पटकने तक नहीं देंगे। मैंगो अंशा के हाथ को मुंह में लेकर बोला, मम्मा, आप तो बहुत चालक हैं, सही हैं। फिर अंशा भी बेबीज को प्यार करके अपनी कार में बैठकर अपने बॉडीगार्ड के साथ निकल जाती है। कॉलेज के कैंपस में आज कुछ ज्यादा ही चहल पहल थी। हर स्टूडेंट की नजरें सिर झुकाई हुई थीं, हाथों में नोट्स और दिमाग में सिर्फ एक डर, टेस्ट का क्या होगा। लेकिन इन सब के बीच अंशा का चेहरा सबसे अलग था। वो आज कुछ ज्यादा ही चुप थी। उसकी प्यारी सी आंखों में नमी थी और होंठों पर हल्की कंपी। हाथ में पेन था, लेकिन उसका ध्यान तो कहीं और ही भटक रहा था। विक्रांत, उसने धीमे से फुसफुसाया, जैसे उसका नाम लेकर थोड़ी राहत मिल जाए। टेस्ट शुरू होने में बस 5 मिनट बचे थे और क्लासरूम के कोने में बैठी मधु और मिनी अंशा को एक तक देख रही थी। मिनी, देखना, अंशा की हालत देखकर डर लग रहा है। वो हमेशा टेस्ट से पहले चीयरफुल रहती थी, आज तो वो जैसे बस किसी और ही दुनिया में खोई है। मधु ने फिक्र भरे लहजे में कहा, और देख, उसके बैग से विक्रांत जी की फोटो भी झांक रही है। लगता है वो बहुत मिस कर रही है उन्हें, मिनी ने धीरे से कहा। उधर क्लासरूम के ठीक बाहर 2 बॉडीगार्ड्स खड़े थे, पूरे अलर्ट मोड में। एक बॉडीगार्ड ने दूसरे से कहा, मैडम का आज मूड बहुत डाउन लग रहा है, बॉस को अपडेट भेजें? नहीं यार, बॉस बिजनेस ट्रिप पर हैं, उन्हें अभी डिस्टर्ब मत करो। देखो, बस कोई परेशानी ना हो, बस उस पर ध्यान रखो, दूसरे बॉडीगार्ड ने जवाब दिया। इधर क्लास में पेपर बांटे जाने लगे थे। अंशा ने पेपर हाथ में लिया, सवाल देखे और उसका दिल जैसे धक से रुक गया। ये क्या है? ये तो सिलेबस में नहीं था। उसका चेहरा और भी बुझ गया, उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। हर सवाल उसे चिढ़ाता सा लग रहा था। तू तो कहती थी कि पढ़ाई में टॉप करती है, अब बता ये A+B की कुंडली में कैसे निकलेगा? सवाल जैसे कानों में ताने मार रहे थे। वो पेन पकड़ती, कुछ लिखती, फिर रुक जाती और तभी उसके गाल पर एक आंसू सरकता हुआ नीचे गिरा, पन्ने पर। उसे अब कोई परवाह नहीं थी कौन देख रहा है। उसके दिल में बस एक ही नाम गूंज रहा था, विक्रांत। आप होते ना तो शायद इन सवालों से डर नहीं लगता। आपकी एक स्माइल ही काफी होती मुझे स्ट्रांग बनाने के लिए। वो मन ही मन बड़बड़ाई। टेस्ट खत्म हुआ। क्लास के बच्चे अपनी सीट से उठने लगे और वहीं बेंच पर सिर टिकाए अंशा बैठी रही। मधु और मिनी तुरंत उसके पास भागी।
अंशा, तू ठीक है ना? कुछ नहीं लिखा क्या? मिनी ने घबराकर पूछा। अंशा ने बस मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन आंसू ने उसे धोखा दे दिया। बस थोड़ा सा किया, बाकी समझ ही नहीं आया। उसकी आवाज धीमी थी। तू बहुत स्ट्रांग है यार। विक्रांत जी 2 दिन में लौट आएंगे तो देखना, तुझे गले लगाकर कहेंगे कि मार्क्स से ज्यादा तू जरूरी है। मधु ने हिम्मत दी। उसी वक्त मेघा, कविता और नीतू अंशा के आईं। तीनों की चाल में नकली स्टाइल और चेहरों पर ज्यादा बनी हुई हंसी थी। मेघा ने अंशा से कहा, ओह माय गॉड अंशा, तू तो आज बिल्कुल बॉलीवुड हीरोइन लग रही है। आंखों में आंसू वाला इमोशनल लुक दे रही है। कविता ने मुस्कुराकर जोड़ा, वैसे टेस्ट तो डिफिकल्ट था, बट तेरे जैसी ब्रिलियंट लड़की के लिए क्या ही मुश्किल होगा ना। नीतू ने तो हद ही कर दी। और हाँ, तेरे बॉडीगार्ड्स, सच में ऐसा सिक्योरिटी लेवल तो हमारी कॉलेज के प्रिंसिपल के पास भी नहीं होगा। लग्जरी ही लग्जरी। मधु और मिनी ने चुपचाप एक दूसरे को देखा। उन्हें समझ आ गया कि ये तारीफ नहीं, तंज है। लेकिन अंशा ने आंसू पोंछे और उठकर सीधा तीनों की तरफ देखा। तारीफ कर रही हो या जलन निकाल रही हो। उसकी आवाज शांत थी लेकिन कटिंग। तीनों लड़कियां थोड़ी झेंप गईं। ना, नहीं यार, बस ऐसे ही। मेघा ने झूठी हंसी से कहा, तो ऐसे ही रहो और मैं जैसी हूँ वैसे ही रहने दो। तकलीफ तुम्हें है, मुझे नहीं। अंशा ने ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया। तीनों खामोश हो गईं और धीरे धीरे क्लास से बाहर निकल गईं। उधर अंशा फिर से अपनी सीट पर बैठी, हाथ में विक्रांत की फोटो निकाली और धीमे से कहा, जल्दी आ जाना, वरना मैं सब भूल जाऊंगी खुद को भी। पीछे खड़े बैंडी गार्ड ने ये सब देखा और बिना कुछ कहे एक दूसरे को देखा। काइंडलेस। वहीं अंशा जब अकेले कैंटीन में पहुंची तो मेघा और उसकी गैंग अंशा के टेबल पर आकर बैठ गई। अंशा, तुम ठीक तो हो ना? मेघा ने इतने प्यारे लहजे में कहा कि खुद अंशा को 2 सेकंड समझने में लगे कि ये वही मेघा है या कोई डुप्लीकेट। कविता ने आगे बढ़कर उसके बैग को हाथ से सहारा दिया। यार, तेरा बैग तो बहुत भारी लग रहा है, हम पकड़ लें? नीतू ने बिना रुके कहा। आज तो तू और भी ज्यादा क्यूट लग रही है। तेरा हेयर स्टाइल नया है क्या? बिल्कुल डॉल लग रही है। पास के टेबल पर बैठे कुछ स्टूडेंट्स ने ये दृश्य देखा और एक दूसरे की तरफ चौंकते हुए देखा। अब ये क्या चल रहा है? अंशा को खुद समझ नहीं आया कि ये अचानक का बदलाव कैसे, पर उसने ज्यादा सोचा नहीं। वो तो खुद विक्रांत की यादों में दीवानी बनकर घूम रही थी। बस मुस्कुराकर हल्का सा थैंक यू कहकर कैंटीन से निकल गई। लेकिन उसके जाते ही पीछे मौजूद तीनों लड़कियां एक दूसरे को देखकर मंद मंद मुस्कुराईं। वो वही मुस्कुराहट थी जो तूफान से पहले आती है। उनके चेहरे पर एक साजिश की परत तैर रही थी, मुलायम, मीठी, लेकिन अंदर से खतरनाक। दूसरी क्लास से पहले का वक्त था। अंशा अपनी फेवरेट नोटबुक लेकर कॉरिडोर की बेंच पर बैठी थी जब मेघा अपने हाथ में जूस और समोसे का बॉक्स लेकर आ गई। आज तुमने ब्रेकफास्ट किया? चलो ये लो, मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। अंशा थोड़ा चौंकी, लेकिन जूस ले लिया। तभी कविता आई जो अंशा की स्केचबुक देखकर बोली, ओह माय गॉड, तू इतना अच्छा ड्रॉ करती है, हमें तो पता ही नहीं था यार। और ये तो मिस्टर विक्रांत स्केच है ना? नीतू ने हल्की मुस्कान के साथ उसके चारों ओर बैठते हुए कहा, क्लास के बाद आज तेरे साथ ग्रुप स्टडी करें क्या? प्रोजेक्ट पे तेरी हेल्प चाहिए। तू टॉप करती है ना हमेशा, तो हमें भी कुछ टिप्स चाहिए। अब अंशा के चेहरे पर थोड़ा झिझक था। अंशा ने अपने मन में सोचा, ये तीनों चुड़ैल लाज देवी क्यों बनी घूम रही हैं? चलो, जो होगा देखा जाएगा। वही 2 लेक्चर के बाद अंशा फिर से कैंटीन में पहुंच गई। चारों एक ही टेबल पर बैठी थी। आमतौर पर अंशा अपने दोस्तों के साथ बैठती थी, लेकिन आज सब कुछ अजीब तरह से नया लग रहा था। नीतू ने उसका पसंदीदा फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर किया। कविता ने उसकी इंस्टा प्रोफाइल पर उसकी नई फोटो की तारीफ की और मेघा तो अब उसे बेबी कहकर बुलाने लगी थी। बाकी स्टूडेंट्स अजीब नजरों से देख रहे थे। कई लड़कियों को जलन हो रही थी तो कई लड़के इस नए समीकरण को चुपचाप देख रहे थे। सबको हैरानी थी। कल तक जो तीनों उसे फालतू समझती थी, आज अचानक इतना प्यार। पर किसी को नहीं पता था कि इस प्यार के पीछे एक जहरीला अजगर धीरे धीरे फन उठा रहा है। अंशा उन तीनों से इरिटेट होकर लाइब्रेरी में चली गई। लाइब्रेरी। अंशा मधु के साथ लाइब्रेरी में आई थी। मधु अंशा को घूरते हुए बोली, विकी और नीति काइंडलेज नहीं आए तो तुमने उन तीनों चुड़ैल को अपना दोस्त बना लिया। अंशा मुंह बनाकर बोली, अरे ऐसे कुछ नहीं है, वो खुद ही मुझे चिपक रही है। वैसे क्या पता वो तीनों सच में बदल गई हो। मधु हंसते हुए बोली, वो तीनों कल ही तो तुम्हें उल्टा सीधा बोल रही थी और आज एकदम से ही बदल गई, ये हो नहीं सकता। अंशा मुस्कुराते हुए बोली, अरे जो होगा देखा जाएगा।
क्लास के बाद अंशा के बॉडीगार्ड्स फिर से उसके साथ थे, लेकिन आज उन्होंने भी उस पर नजर बनाए रखी। उन्हें विक्रांत ने सख्त हिदायत दी थी, अंशा की हर हरकत, हर बात, हर मिलने वाला, सबकी रिपोर्ट चाहिए। अंशा को इसकी भनक भी नहीं थी, न ही इस बात की कि जो लड़कियां आज उसके साथ हंस रही थीं, वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान लाने वाली थीं। कॉलेज की बिल्डिंग के पीछे लगे नीम के पेड़ के नीचे मेघा, कविता और नीतू बैठी हुई थीं। उनके सामने बिखरे थे दो फोन, एक लैपटॉप और कुछ बचे हुए समोसे। हवा में गर्मी कम थी, लेकिन उनके दिमाग में एक अलग ही किस्म का ताप चल रहा था। मैंने कहा,